बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आप जानते हैं कि जो आज आज का जो हमारा वेबिनार है उसका टाइटल है स्टेइंग पॉजिटिव एंड प्रोडक्टिव ड्यूरिंग चैलेंजिंग टाइम्स विद न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, कि किस तरह हम पॉजिटिव रह सकते हैं और अपनी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव कर सकते हैं जब भी चैलेंजिंग टाइम्स को हमें मुकाबला हो, या जिस तरह पेंडेमिक आजकल फैला हुआ है उसका मुकाबला कर रहे हैं, तो किस तरह से हम उसका मुकाबला कर सकते हैं न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग की मदद से। ठीक है, तो इंशाल्लाह इस पर हम आज बात करेंगे। और बेसिकली जो एजेंडा है इस प्रेजेंटेशन का वो ये है कि एनएलपी क्या है, व्हाट इज एनएलपी, और किस तरह से हम पॉजिटिव और प्रोडक्टिव रह सकते हैं एनएलपी की मदद से। उसका हम इंशाल्लाह बात करेंगे। किस तरह से स्ट्रेस को, एंग्जाइटी, फियर को आप मिनिमाइज कर सकते हैं, उसको हम एड्रेस करेंगे। और फिर इंशाल्लाह एंड में मौका मिला तो हम क्वेश्चन एंड आंसर्स भी रखेंगे। ठीक है। अच्छा, आगे चलने से पहले देयर इज एन स्पेशल अनाउंसमेंट, और वो स्पेशल अनाउंसमेंट क्या है कि फॉर दोज हु एक्टिवली लिसन, पार्टिसिपेट एंड स्टे टिल द एंड विल गेट गिफ्ट फॉर ₹1000। ठीक है, तो जो भी आप लोगों से प्रॉपरली इस वेबिनार को अटेंड करता है एंड तक, तो उसके लिए देयर आर सम गिफ्ट्स एंड स्पेशल अनाउंसमेंट एट द एंड ऑफ द वेबिनार, सो मेक श्योर दैट यू स्टे अंटिल द एंड, ताकि आप इस वेबिनार से ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठा सकें। ठीक है जी। अच्छा, आई विल बिगिन विद माय पर्सनल स्टोरी जो मैं अक्सर शेयर करता हूँ वेबिनार्स में। वो ये है कि अर्लियर इन माय लाइफ जब मैं छोटा था, तो स्कूल लाइफ में कह लें आप, तो एट दैट टाइम आई वाज लाइक एन इंट्रोवर्ट किड जो अपनी दुनिया में मगन रहता है और यू नो सोशलाइज इतना ज़्यादा नहीं करता है, सो ऑन। तो बेसिकली एट दैट टाइम जब मैं स्कूल में था, तो मुझे बहुत सारे मुझे चैलेंजेस थे। यानी कि आप कह लें कॉन्फिडेंस के इश्यूज थे, टाइम मैनेजमेंट के इश्यूज थे, इसके अलावा एंग्जाइटी, बिहेवियरल इश्यूज, इस तरह की चीज़ें मैं फेस करता था। और उस टाइम पे मैंने उस दिन स्कूल, मुझे शौक था कि मैं जो हूँ वो जिस तरह रोजाना असेंबली लगती है स्कूल में, तो मैं जाऊँ वहाँ पे और जो है वो नाते पढ़ूँ, हम पढ़ूँ, मिली नगमे पढ़ूँ। ठीक है, इसमें मुझे शौक था कि मुझे लगता था कि जो है वो मेरी आवाज़ जो है वो अच्छी है और मैं ये काम कर सकता हूँ, मेरे अंदर पोटेंशियल है। और मेरे जो स्कूल मेट्स हैं वो भी मुझसे कहते थे कि तुम्हारी आवाज़ अच्छी है। ठीक है, तो मुझे शौक होता था। तो होता ये था कि जब भी 14 अगस्त का इवेंट हो या 23 मार्च हो, या इस तरह की कोई फंक्शन, एनुअल फंक्शन कोई स्कूल में हो रहा हो, तो उसमें जाके मैं जो है अपने आप को रजिस्टर करा देता था। ठीक है, उसमें जाके मैं अपने आप को रजिस्टर करा देता था ताकि मैं उसमें पार्टिसिपेट कर सकूँ। तो उसकी खूब तैयारी भी करता था और सारी चीज़ें। अब होता ये था लेकिन कि जैसे जैसे इवेंट का टाइम करीब आने लगता, तो यू नो मेरे दिल की धड़कनें बढ़ने लग जाती। ठीक है, और जो है वो कंफ्यूजन और नेगेटिव थॉट्स आना शुरू हो जाती हैं कि मैं जो हूँ ये लोगों के सामने किस तरह से परफॉर्म करूंगा, लोग मजाक ना उड़ाएं, लोग क्या कहेंगे, और दिस एंड दैट। और वो सो मच तो कि वो नेगेटिव थॉट्स और वो फीलिंग्स वो इतनी ज़्यादा बढ़ जाती कि जब भी एन मौका होता जिसमें मुझे परफॉर्म करना होता, तो मैं जो हूँ वो वहाँ से जो है एन मौके इवेंट के टाइम पे गायब हो जाता। ठीक है, कोई भी बहाना बना के गायब हो जाता, कभी कहता ये तबीयत खराब है, कभी छुट्टी कर ली। और इस तरह जो है मैं जो है मुख्तलिफ इवेंट्स में रजिस्टर कराने के बावजूद उसमें जो है पार्टिसिपेट नहीं करता। और पूरी स्कूल लाइफ में मैं इसी नेगेटिव थॉट्स की वजह से, फीलिंग्स की वजह से जो है मैं परफॉर्म नहीं कर पाया। और कभी भी मैंने स्टेज पे जाके परफॉर्म नहीं किया सच। ठीक है, और फिर ये जर्नी खाली स्कूल लाइफ में इस तरह नहीं हुआ, बल्कि जब कॉलेज लाइफ हुई, यूनिवर्सिटी लाइफ हुई, वहाँ पे भी ये चैलेंजेस रहे। और कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जब एंटर हुआ, वहाँ पे भी ये चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। जब भी लीडरशिप की बात आती, जब भी बात आती कि लोगों को प्रेजेंटेशन देनी है, ट्रेनिंग करानी है, सो ऑन, तो जो है इसको मैं अवॉइड करता। ठीक है, तो आई एम क्वाइट श्योर कि ये दिस इज नॉट माई पर्सनल स्टोरी। बहुत से लोग हैं जो इस तरह की सिचुएशन से गुजरे होंगे, उनके साथ भी इस तरह के सिमिलर वाकयात हुए होंगे, राइट। सो बेसिकली ये इश्यूज इस तरह के मेरे साथ लाइफ में चलते रहे। बट कुछ इस तरह के हालात और वाकयात हुए जिससे मुझे कुछ रियलाइजेशन हुई, जिसकी वजह से मेरे अंदर सिग्निफिकेंट शिफ्ट आए। ठीक है, और जब मैं एनएलपी की वर्ल्ड में एंटर हुआ, जब मैंने एनएलपी सीखी, तो उसके बाद तो मेरा माइंड सेट और मेरा बिहेवियर और मेरा कॉन्फिडेंस लेवल सब बिल्कुल ही चेंज हो गए। और मेरी पर्सनैलिटी जो है वो बिल्कुल जो है वो एक डिफरेंटली जो है वो आप कह लेंगे ट्रांसफॉर्म हो गई। ठीक है, तो मिसाल के तौर पे जब मैं अपने प्रोफेशनल लाइफ में एंटर हुआ, तो मुझे एक प्रोजेक्ट मिला जिसमें मुझे अपनी कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम बनाना था। ठीक है, कि किस तरह से एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस मैनेजमेंट होगी, उनकी गोल सेटिंग कैसी होगी, वैल्यूएशन कैसी होगी, उनकी प्रमोशन कैसी होगी, एंड सो ऑन। तो वो उस पर मैंने काफी काम किया। और जब वो सिस्टम बन गया, तो फिर मुझे जो नेक्स्ट टास्क दिया गया वो ये दिया गया कि मैं जो हूँ अब इस सिस्टम को पूरी ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट करूँ। और उसके लिए सबसे पहले मुझे जो है वो सारी ऑर्गेनाइजेशन को सिखाना पड़ेगा कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इस सिस्टम के थ्रू होगी कैसे, कैसे गोल सेटिंग होगी, कैसे वैल्यूएशन होगी, कैसे प्रमोशन होगी, एंड सो ऑन। तो मुझे ट्रेनिंग सेशन
का टास्क मिला, यानी इस वक्त हमारे तकरीबन 500 के करीब एम्प्लॉयज़ थे ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, तो नाउ दैट वाज अ चैलेंज फॉर मी, क्योंकि मैं तो प्रेजेंटेशन से भागता था, ठीक है, ट्रेनिंग से भागता था। तो लेकिन स्कूल में आप छुट्टी कर सकते हैं, कॉलेज में आप बहाने बना सकते हैं, यूनिवर्सिटी में भी ये काम कर सकते हैं, लेकिन कॉर्पोरेट लाइफ में आप कब तक भागेंगे। तो मजबूरन जो है मुझे सेशंस देने पड़े, और मैंने एक सेशन दिया, फिर दूसरा सेशन दिया, तीसरा सेशन दिया, और जैसे जैसे मैं सेशंस करता रहा, तो आई केम टू दिस रियलाइजेशन कि यार ये सेशंस तो मैं अ, ना सिर्फ मैं कर सकता हूँ, बल्कि मुझे मज़ा आता है, आई एंजॉय डूइंग दैट। और मैं इससे जो है वो अच्छी तरीके से इन चीज़ों को डिलीवर कर सकता हूँ। तो एट दैट टाइम आई केम टू दिस रियलाइजेशन कि अगर मैं अपनी नेगेटिव थॉट्स को, नेगेटिव फीलिंग्स को पहले नहीं सुनता, और उनकी उनकी वजह से मैं अपने आप को नहीं रोकता, और अपने पोटेंशियल का सही से इस्तेमाल करता, तो जो मैंने अपॉर्चुनिटीज़ माजी में ज़ाया की हैं वो शायद ज़ाया नहीं होती, और मैं उससे फ़ायदा उठा पाता। ठीक है, तो इसी तरह जिस तरह मैं सिचुएशन से गुजरा, और मैंने फिर रियलाइजेशन की, और एनएलपी के बाद मेरी जिंदगी बदली। सो आई एम क्वाइट श्योर कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो लाइफ में स्टक होते हैं, या उनको जैसे कॉन्फिडेंस के इश्यूज होते हैं, या लिमिटिंग बिलीफ्स होते हैं, जिसकी वजह से वो अपने पोटेंशियल को सही से खुल के इस्तेमाल नहीं कर पाते, और वो जो स्टक रहते हैं, ठीक है, और लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते। तो दिस इज वन ऑफ द रीजंस के, क्योंकि मैं इन मुश्किलों से गुजरा हूँ, तो मुझे पता है कि कितना चैलेंजिंग होता है, किस तरह से इंसान को चीज़ें रिस्ट्रिक्ट करती है। तो मेरी कोशिश ये होती है कि थ्रू माई ट्रेनिंग एंड थ्रू माई कोचिंग मैं जो है वो लोगों को फैसिलिटेट कर सकूँ, कि अपने माइंडसेट को, अपने बिहेवियर को शिफ्ट कर सकें, अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्ट कर सकें, और हालात का बेहतर तरीके से मुकाबला कर सकें, ताकि लाइफ में आगे बढ़ सकें। तो उसी वजह से इस तरह के वेबिनार्स पे करते रहता हूँ, और आज का वेबिनार भी उसी की एक कड़ी है। ठीक है जनाब। तो बेसिकली आप लोगों ने अपने इंट्रोडक्शन शेयर किए, आप में से ज़्यादातर लोग हुए हैं जो पहली बार मेरा सेशन अटेंड कर रहे हैं, तो उनके लिए क्विकली मैं अपना इंट्रोडक्शन शेयर करते चलूँ कि आई एम बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशनल ट्रेनर। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशनल ट्रेनर से क्या मुराद है कि फॉर एग्जाम्पल जैसे कि बाद लोग होते हैं जो अपने आप को मोटिवेशन ट्रेनर या मोटिवेशन स्पीकर कहते हैं, ठीक है, बट आई डोंट पर्सनली बिलीव इन मोटिवेशन ट्रेनिंग और मोटिवेशन स्पीकिंग, बिकॉज उससे होता ही है कि इंसान वक्ती तौर पे तो मोटिवेट हो जाता है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम वो मोटिवेशन जो है वो कम हो जाती है, फिर उसको एक नई डोज की जरूरत होती है, फिर नई वीडियो देखे, नया ट्रेनिंग सेशन अटेंड करे, तो इट्स लाइक अ ड्रग जिसकी फिर इंसान को लत लग जाती है। तो इंस्टेड ऑफ रिलाइंग ऑन एक्सटर्नल मोटिवेशन, मेरी कोशिश ये होती है कि थ्रू माई ट्रेनिंग मैं लोगों को हेल्प कर सकूं ट्रांसफॉर्मेशन में। ट्रांसफॉर्मेशन से क्या मुराद है कि उनके अंदर लॉन्ग लास्टिंग तब्दीली आ सके, ये ना हो कि बस उनको खाली वक्ती तौर पे मोटिवेट करके घर भेज दिया, शुरू में उन्होंने वाह वाह की, तालियां बजाई, घर चले गए, लेकिन कुछ दिनों बाद पता चला कि जैसे वो थे वैसे ही वहीं पे खड़े हैं, कोई फर्क नहीं आया, राइट। So through my trainings and through my coaching, my main focus is to bring transformation in people's life. इसके साथ साथ मैं लाइसेंस मास्टर प्रैक्टिशनर हूँ न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग का फ्रॉम सोसाइटी ऑफ एनएलपी यूनाइटेड स्टेट्स से, सर्टिफाइड लाइफ कोच भी हूँ। उसके साथ साथ मैं सर्टिफाइड हिप्नोसिस प्रैक्टिशनर और इंस्ट्रक्टर भी हूँ प्रोफेशनल बोर्ड ऑफ हिप्नोथेरेपी इंटरनेशनल कनाडा से। तो हिप्नोसिस के थ्रू बेसिकली हम लोगों को हेल्प करते हैं उनकी बिहेवियर मॉडिफिकेशन में, और उनकी थेरेपेटिक जो उसके यूजेस होते हैं उसमें, और जो है उनके साथ कोई स्किल्स उनको एनहेंस करनी है, कोई इशूज हैं, तो उसमें हम हिप्नोसिस का इस्तेमाल करते हैं। और इसके अलावा मेरा कोई आप कह लें 10-11 साल का एक्सपीरियंस रहा है मैनेजमेंट कंसल्टेंट एंड कॉर्पोरेट प्लानिंग स्पेशलिस्ट। मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन के साथ मैंने काम किया है, पाकिस्तान में, सऊदी अरब में, यूएई में, उनकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग में, स्ट्रेटजी बनाने में, वर्कफोर्स को अलाइन करने में, एंड सो ऑन। और मैं मुख्तलिफ बिजनेस भी किए हैं, और करंटली मैं एक इदारा रन कर रहा हूँ जिसका नाम है प्रोडक्टिव स्पिरिट, जिसमें बेसिकली ट्रेनिंग, कोचिंग और कंसल्टिंग के थ्रू हम कोशिश ये करते हैं कि लोगों की ज़िंदगी को और इदारों को और बेसिक फॉर्म हम जो है लोगों को डायरेक्शन दे सकें, उनको एक क्लियर विजन हो, ताकि हम आगे बढ़ सकें और अपने मसाइल को सॉल्व कर सकें। तो ये कोई इंट्रोडक्शन है मेरा। बात स्टार्ट करते हैं हम कि एनएलपी क्या है, क्योंकि अगर हम ये समझना चाहते हैं कि एनएलपी की मदद से हम अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं, तो हमें एनएलपी का आइडिया होना चाहिए कि व्हाट इज एनएलपी। तो बेसिकली एनएलपी जो है, फॉर दोस्त जो आज पहली बार सेशन अटेंड किया उनके लिए मैं शेयर कर रहा हूँ कि एनएलपी जो है ये 1970s में बेसिकली कहानी स्टार्ट हुई थी। ठीक है, 2000 हैं, एक रिचर्ड बैंडलर और जॉन ग्रिंडर, इन्होंने बेसिकली दे आर द को फाउंडर्स ऑफ एनएलपी। तो बेसिकली बेसिकली रिचर्ड बैंडलर जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सेंटा क्रूज में जो है वो पढ़ रहे थे, और जॉन ग्रिंडर जो है उसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे लिंग्विस्टिक्स के, ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर थे लिंग्विस्टिक के, वो लिंग्विस्टिक के यानी कम्युनिकेशन के वो एक्सपर्ट थे। तो हुआ ये कि रिचर्ड बैंडलर इनिशियली तो उनकी फील्ड ऑफ स्टडी कुछ और थी, वो जो है वो मैथ्स और दूसरी साइड्स पे थे, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम उनका इंटरेस्ट डेवलप हुआ टुवर्ड्स साइकोलॉजी। ठीक है, और वो एक पब्लिकेशन हाउस में एक असाइनमेंट वो काम कर रहे थे, तो उनको एक असाइनमेंट मिला कि उस जमाने के एक मशहूर आप कह लें साइकोलॉजिस्ट थे, थेरेपिस्ट थे, फ्रिट्ज पर्ल्स। ठीक है, तो फ्रिट्ज पर्ल्स को जो है उनकी कुछ वीडियोस उनको देखनी थी, और उन वीडियोस को फिर ट्रांसक्राइब करना था टेक्स्ट में, कन्वर्ट करना था टेक्स्ट में। ठीक है, तो हुआ ये कि रिचर्ड बैंडलर ने क्लोजली उनकी वीडियोस देखी और किस तरह से प्रिंसिपल जो है वो मुख्तलिफ पेशेंट्स को थेरेपी के थ्रू ट्रीट कर रहे हैं, और उन वीडियोस को देख देख के रिचर्ड बैंडलर ने उनसे चीज़ें सीखनी कि वो किस तरह से काम कर रहे हैं।
और फिर उन्होंने जाके रिचर्ड बैंडलर ने वो चीज़ें क्या करना शुरू करी, दूसरों के साथ करना शुरू कर दी, डिमॉन्स्ट्रेट करना शुरू कर दी कि मुख्तलिफ लोगों को बिठाते जिनके इशूज होते, और वो प्रिंसिपल से चीज़ें भी सीखी हुई चीज़ों से लोगों को मदद करना शुरू कर देते। और अमेजिंगली रिचर्ड बैंडलर को भी वही रिजल्ट हासिल होना शुरू हो गए जो प्रिंसिपल्स को डेकेड्स की मेहनत के बाद और एक्सपर्टीज के बाद जो है वो हासिल हुए थे। तो इसे बेसिकली मॉडलिंग कहते हैं। ठीक है, मॉडलिंग कहते हैं कि आप किसी एक्सपर्ट को देखते हैं किसी स्किल में जो अच्छा काम कर रहा हो, तो उससे आप इंस्पिरेशन लेते हैं, उसको मॉडल करते हैं और वही स्किल अपने अंदर डेवलप करते हैं। तो रिचर्ड बैंडलर ने क्या किया, इस तरह की डेमोस्ट्रेशन देना शुरू कर दी और मुख्तलिफ जो लोग थे जिनके साथ इशूज थे मुख्तलिफ किस्म के, उनकी थेरेपी करना शुरू कर दी, जिससे उनको बड़ा फायदा हुआ। तो एट दैट टाइम जॉन ग्रेंडर को जब पता चला तो उन्होंने क्या किया, मिलकर टीम अप किया। और उनकी बेसिकली जो जिस जिस ऑब्जेक्टिव के पीछे ये चल पड़े वो ये था कि यार ये क्या वजह है कि एक ही फील्ड ऑफ एक्टिविटी में कुछ लोग बड़ा कमाल का काम करते हैं और कुछ लोग जो है बहुत ही एवरेज काम करते हैं। ठीक है, नहीं कि अगर फॉर एग्जाम्पल साइकोलॉजिस्ट हैं या थेरेपिस्ट हैं तो कुछ साइकोलॉजिस्ट जो है वो बहुत ही जबरदस्त होते हैं और कुछ का रिजल्ट बड़ा एवरेज किस्म का होता है। कोई स्पोर्ट्समैन है तो कोई एथलीट है, कोई स्पोर्ट्समैन है वो बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट दे रहा है और एक का बड़ा एवरेज रिजल्ट है, राइट। इधर कोई ट्रेनर है तो कोई बहुत ही एवरेज ट्रेनर है, कोई बहुत ही जबरदस्त ट्रेनिंग कर रहा है। तो बेसिकली व्हाट इज द डिफरेंस दैट इज क्रिएटिंग द डिफरेंस, वो क्या डिफरेंस है जो इन दोनों की परफॉर्मेंस को डिफरेंट कर रहा है। अगर वो समझ में आ जाए तो हम क्या कर सकते हैं कि वो चीज़ सीख के फिर अपनी स्किल्स को अपनी अपनी कैपेबिलिटी को एनहेंस कर सकते हैं। तो इस जस्तजू में उन्होंने क्या करना शुरू किया कि उस जमाने के जो मशहूर साइकोलॉजिस्ट थे, थेरेपिस्ट थे, उनको स्टडी करना शुरू किया। और जो है वो उनकी वीडियोस देखी, उनके सेशंस अटेंड किए जो क्लाइंट के साथ वन टू वन कर रहे होते थे थेरेपी के लिए। और वहां से उन्होंने जो है स्पेशली फोकस किया उनकी कम्युनिकेशन पैटर्न्स पे, कि किस तरह से ये थेरेपिस्ट हैं, जो साइकोलॉजिस्ट हैं, वो कम्युनिकेशन के थ्रू लोगों की हेल्प कर रहे हैं, कि उनके पैटर्न्स क्या हैं। और उनको उन्होंने नोट करना शुरू किया और जो है वो उसके ऊपर उन्होंने फिर इनिशियली किताबें लिखना शुरू की। और ना सिर्फ उन्होंने ये किया बल्कि उन्होंने ये भी किया कि जनरल पब्लिक को भी स्टडी किया। ठीक है, जनरल पब्लिक को किस तरह से स्टडी किया कि फॉर एग्जाम्पल उन्होंने देखा कि किन लोगों को फोबिया है। ठीक है, किन लोगों को फोबिया है। तो आप लोग समझते हैं फोबिया क्या होता है, व्हाट इज फोबिया, फोबिया किसे कहते हैं, कौन बताएगा, प्लीज शेयर इन द चैट बॉक्स। फोबिया किसे कहते हैं, बिलाल कह रहे हैं फियर। ठीक है, हिबा भी कह रही है फियर ऑफ एनीथिंग। व्हाट अबाउट अदर पीपल, बाकी लोग भी पार्टिसिपेट करें ना ताकि इंटरेक्टिव सेशन हो सके। फरहान अंसारी कह रहे हैं फियर। अच्छा, तो फियर है तो फिर फोबिया, तो दोनों में फर्क क्या हुआ। ठीक है, फायदा अकबर कह रही फियर फ्रॉम ऑब्जेक्ट, इरेशनल फियर शगुफ्ता कह रही है, शमीम कह रही है इरेशनल फियर। ठीक है, तो देख लें बेसिकली फियर, फोबिया वो फियर होता है जो बहुत ही ज्यादा एग्जैजरेटेड होता है और इलॉजिकल होता है। ठीक है, बहुत ज्यादा एग्जैजरेटेड होता है और इलॉजिकल होता है। यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को छिपकली का फोबिया है तो छिपकली का नाम सुन के भी जो है उसको पसीने आना शुरू हो सकते हैं। ठीक है, या फॉर एग्जाम्पल किसी को हाइट का फोबिया है तो छोटी सी हाइट पे भी खड़ा होने से डरेगा, जैसे कोई मेज पे खड़ा होना है किसी और जगह पे, तो उसको डर होगा। तो उन्होंने क्या किया, फॉर एग्जाम्पल उन्होंने आम पब्लिक को इस तरह से स्टडी किया कि उन्होंने जो मिसाली के तौर पर अखबार में इश्तेहार दे दिया कि जी वो कौन लोग हैं जो किसी फोबिया का शिकार हुए थे और उन्होंने बगैर किसी थेरेपी के उन फोबियाज को ओवरकम किया। ठीक है, और उन्होंने जो है इस तरह स्टार्ट किया, तो मिसाल के तौर पे जो है वो 100 लोग आ गए। तो उन्होंने क्या किया कि उन 100 लोगों को स्टडी किया कि उन्होंने किस तरह से अपने फोबियाज को ओवरकम किया, किस तरह से उनसे जान छुड़ाई। और जब उन्होंने उनको स्टडी किया तो उनको वहाँ पे भी कुछ पैटर्न नजर आए कि कुछ लोगों ने कुछ खास प्रोसेस के थ्रू वो गुजरे जिससे जो है उनका जो है मसला हल हो गया। तो उन्होंने उन पैटर्न्स को पिक किया और उन्होंने जो थेरेपिस्ट और साइकोलॉजिस्ट को स्टडी कर रहे थे उनको पिक किया। तो उसके ऊपर जैसे मैंने कहा पहले कि उनके ऊपर उन्होंने कुछ किताबें लिखी और बाद में वही किताबें जो है वो फिर एक फ्रेमवर्क के तौर पर सामने है जिसे हम एनएलपी कहते हैं। ठीक है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। और बेसिकली ये जो है खाली इसमें ये 2 लोग नहीं है बल्कि इसमें जो है इनिशियली 2 लोग थे लेकिन बाद में फिर और लोग ज्वाइन होते गए, मुख्तलिफ मजीद एक्सपर्ट इसमें शामिल होते गए, मजीद रिसर्च बढ़ती गई और एनएलपी का जो दायरा कार बढ़ता चला गया और ये सिलसिला अभी तक जारी है। ठीक है, तो एक और चीज़ जो थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करती है एनएलपी को कन्वेंशनल साइकोलॉजी से वो ये कि कन्वेंशनल साइकोलॉजी में जो है अक्सर औकात जो फोकस उस जमाने में था वो ये था कि जी लोगों के साथ मसला होता है तो क्यों होता है, व्हाट इज द प्रॉब्लम, और उसके पीछे रूट कॉज को असेस करने में बहुत ज़्यादा वो जो है अपनी एनर्जीज जो है वो लगा रहे होते थे। ठीक है, और वो उन लोगों को ज़्यादा फोकस करते थे जिनके साथ कोई प्रॉब्लम है, जिनके साथ कोई डिजीज़ है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल या कोई मेंटल इशू है। जबकि एनएलपी में जिनका जो फोकस था वो ये था कि इनका ज्यादा फोकस इस चीज पे था कि यार एक बंदे के साथ मसला हो गया, ठीक है, अब उसको सॉल्व कैसे करना है, उसको सक्सेसफुली ओवरकम कैसे करना है, हम उसको फोकस करते हैं। तो उनका फोकस वाई से ज्यादा हाउ पे था कि हाउ टू ओवरकम दीज इश्यूज जो इंसान फेस कर रहा होता है लाइफ में। और फिर सिमिलरली के बजाय इसके कि खाली उन लोगों को स्टडी किया जिनके साथ कोई प्रॉब्लम्स है, एनएलपी में फोकस ज्यादा इस चीज पे होता है कि हम उनको स्टडी करें जिन्होंने लाइफ में बड़े अच्छे रिजल्ट हासिल किए हों। ठीक है, क्योंकि वो रिजल्ट उन्होंने हासिल किए तो किसी तरीके से किए होंगे।
वो तरीका अगर हम पता कर लें, उसको मॉडल कर लें, तो फिर उससे हम क्या कर सकते हैं कि वो दूसरों दूसरों को सिखा के उनको भी हेल्प कर सकते हैं वैसी बनने में। ठीक है, उनको हेल्प कर सकते हैं वैसी बनने में। ठीक है, तो ये जो है एनएलपी का थोड़ा सा काम करने का तरीका मुख्तलिफ है। तो एनएलपी में जो है बेसिकली होता क्या है कि आपको तीन टर्म्स नजर आती हैं, न्यूरो, लिंग्विस्टिक और प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो न्यूरो से मुराद है, जो पहली टर्म है न्यूरो, उससे मुराद है हमारा नर्वस सिस्टम। और नर्वस सिस्टम में भी हम खास फोकस्ड है हमारे फाइव सेंसेस में। ठीक है, जो हमारे पांच सेंसेस होते हैं जिसके थ्रू हम इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, बाहर की दुनिया से अपने अपने दिमाग में लेके आते हैं। तो वो कौन से पांच सेंसेस हैं जिनसे हम इंफॉर्मेशन को एक्सेस करते हैं, एक्वायर करते हैं, कौन बताएगा आप में से? व्हाट आर दोस फाइव सेंसेस जिनसे हम जो है इंफॉर्मेशन अपने दिमाग में लेके आते हैं एक्सटर्नल वर्ल्ड से? टाइप इन द चैट बॉक्स। तो फरहान कह रहे हैं स्मेल, इरफान साइट, इरफान कह रही है साइट, हियरिंग, टच, स्मेल। ठीक है, टेस्ट, यही सारे हमारे फाइव सेंसेस है ना। तो इसकी इसकी हम इसको हम एनएलपी की इसको हम एनएलपी की जबान में कहते हैं हम विजुअल, ऑडिटरी, किनेस्थेटिक, ऑल्फैक्टरी और गस्टेटरी। ठीक है, विजुअल, ऑडिटरी, किनेस्थेटिक, ऑल्फैक्टरी एंड गस्टेटरी। विजुअल से मुराद है देखने का सेंस, ऑडिटरी से मुराद है सुनने का सेंस, किनेस्थेटिक से मुराद है टच या फील करने का सेंस, ऑल्फैक्टरी सूंघने का सेंस, और गस्टेटरी टेस्ट करने का जो सेंस है हमारा। ठीक है, तो जब बात आती है न्यूरो की, तो इसमें हम ये देखते हैं कि जो हमारे फाइव सेंसेस है जिसके थ्रू हम इंफॉर्मेशन लेके आ रहे हैं अपने दिमाग में, तो इन फाइव सेंसेस का हमारी सोच में क्या अमल दखल है। जिस तरह से हम इन फाइव सेंसेस के थ्रू इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहे हैं, तो उसका हमारी सोच पे, उसका हमारी बिहेवियर पे क्या इम्पैक्ट आता है, वो हम स्टडी करते हैं न्यूरो में। ठीक है, जो इसका सेकंड पार्ट है वो है लिंग्विस्टिक। तो लिंग्विस्टिक से यहाँ पे मुराद है हमारी लैंग्वेज या कम्युनिकेशन। ठीक है, लिंग्विस्टिक से हमारी मुराद है लैंग्वेज या कम्युनिकेशन। और जब बात आती है लैंग्वेज की या कम्युनिकेशन की, तो हम कम्युनिकेशन को दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, लैंग्वेज को हम दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। कौन बताएगा कि दो मेन कैटेगरीज कौन सी होती हैं व्हेन इट कम्स टू लैंग्वेज? हम लैंग्वेज को या कम्युनिकेशन को कौन सी दो मेन कैटेगरीज में, तो जैसे शमीम कह रहे हैं कि वर्बल एंड नॉन वर्बल। ठीक है, वर्बल एंड नॉन वर्बल। तो वर्बल से क्या मुराद है? वर्बल से, वर्बल कम्युनिकेशन से मुराद है वो अल्फाज जो हम अदा करते हैं। ठीक है, जो अल्फाज हैं उनको हम वर्बल कहते हैं। और नॉन वर्बल से क्या मुराद है? हमारी बॉडी लैंग्वेज या हमारी टोनैलिटी। ठीक है, बॉडी लैंग्वेज से मुराद हम हमारे एक्सप्रेशन किस तरह के हैं, हम जेस्चर किस तरह के हैं। ठीक है, हमारी ओवरऑल बॉडी लैंग्वेज कैसा है, हमारा पोस्चर कैसा है। और टोनैलिटी यानी कि हम किस टोन में बात कर रहे हैं, ये चीज आती है नॉन वर्बल में। ना मेरा आपसे सवाल है कि व्हेन इट कम्स टू कम्युनिकेशन, अगले बंदे पे किस चीज का असर ज्यादा होता है, वर्बल का या नॉन वर्बल का? व्हाट डू यू थिंक? हम जब कम्युनिकेट कर रहे होते हैं किसी भी साथ, तो अगले बंदे पे किस चीज का इम्पैक्ट ज्यादा होता है, वर्बल का या नॉन वर्बल का? तो कोई कह रहा है वर्बल, कोई कह रहा है नॉन वर्बल, किसी ने कहा है बोथ। तो बोथ, असर तो दोनों का ही होता है। मैं पूछ रहा हूँ कि किसका ज्यादा होता है। ठीक है, सो अगेन मिक्स रिस्पॉन्स आ रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि नॉन वर्बल, कुछ लोग कह रहे हैं कि वर्बल। ठीक है, तो देखिए इस पे बहुत सारी रिसर्चेज हो चुकी हैं, और ये चीज एस्टेब्लिश्ड है कि कम्युनिकेशन में जो ज़्यादा इम्पैक्ट होता है वो वर्बल, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का होता है। ठीक है, कम्युनिकेशन में जो ज़्यादा इम्पैक्ट होता है सुनने वाले पे, वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का होता है। बल्कि अकॉर्डिंग टू अ रिसर्च, अप टू 93% जो इम्पैक्ट होता है सुनने वाले पे, वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का होता है। और सिर्फ 7% जो इम्पैक्ट होता है वो वर्ड्स का होता है, अल्फाज का होता है। ठीक है, सिर्फ 7% अल्फाज का इम्पैक्ट होता है। और अप टू 93% जो इम्पैक्ट होता है वो नॉन वर्बल यानी कि आपकी बॉडी लैंग्वेज और आपकी टोन का होता है। ठीक है, नाउ सम ऑफ यू माइट से कि भाई कैसे, जैसे असद भी पूछ रहे हैं कि भाई ये क्या बात हुई, असल तो इंसान जो है वो लफ्जों से ही कम्युनिकेट करता है। ठीक है, बॉडी लैंग्वेज भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये कैसे, इतना ज़्यादा फर्क कैसे? तो देखिए मैं आपको एग्जाम्पल से बात समझाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगी। कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास लेट्स से जो है महविश है। ठीक है, महविश हमारे साथ है इस वक्त चैट बॉक्स में मौजूद। तो लेट्स से महविश का खुदा ना खास्ता जो है मोबाइल फोन जो है वो चोरी हो जाता है या खो जाता है। ठीक है, अब मैं इनके पास जा रहा हूँ इज़हार अफसोस के लिए। ठीक है, मैं इनके पास इजहार अफसोस के लिए जा रहा हूँ कि इनका मोबाइल फ़ोन चोरी हो गया। और मैं इनसे कहता हूँ कि अस्सलाम वालेकुम महविश, मुझे बहुत ही ज़्यादा अफसोस है, मैं आपको बता नहीं सकता मुझे कितना ज़्यादा अफसोस है कि आपका मोबाइल फ़ोन चोरी हो गया मैं, यकीन कीजिए मैं आपको बिल्कुल भी, मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस है, हद से ज़्यादा अफसोस है कि आपका जो है मोबाइल फ़ोन चोरी हो गया। ठीक है ना, इमेजिन कि अगर मैं इस तरह से उनसे कम्युनिकेट करूंगा, तो महविश पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? कि क्या वो ये समझेंगे कि वाकई मुझे अफसोस हो रहा है, या वो लगेगी कि ये तो खुश हो रहा है या मजाक उड़ा रहा है? व्हाट डू यू थिंक, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उन पे?
क्या उनको लगेगा कि मैं अफसोस वाकई में अफसरदा हूँ, या उनको लगेगा कि जो है ये मजाक उड़ा रहे हैं, या हंस रहे हैं, या क्या कर रहे हैं, राइट? तो जैसे आप लोग कह रहे हैं चैट बॉक्स में कि एक बुरा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा ना, तो नेगेटिव इम्पैक्ट क्यों पड़ रहा है? उनको क्यों लग रहा है कि बैड है या फनी है, सो ऑन के मॉक कर रहा हूँ मैं, ऐसा क्यों लग रहा है? हालांकि मेरे अल्फाज तो ये कह रहे हैं कि जी मुझे बहुत अफसोस हुआ। ठीक है, अल्फाज तो मेरे ये कह रहे हैं कि मुझे बहुत अफसोस हुआ, तो वो क्यों अल्फाज से असर नहीं ले रही? वो क्यों अल्फाज से असर नहीं ले रही? ठीक है। तो इसका रीजन क्या है? बिकॉज द टोन वॉज नॉट राइट। ठीक है, जो मेरी टोन एक डिफरेंट मैसेज दे रही थी। ठीक है, टोन एक डिफरेंट मैसेज दे रही थी, मेरी नॉन वर्बल एक डिफरेंट मैसेज दे रहे थे। तो नॉन वर्बल मेरे मैसेज दे रहे थे कि शायद मैं मजाक उड़ा रहा हूँ, या हंस रहा हूँ, या उस सिचुएशन को एंजॉय कर रहा हूँ, जबकि मेरे जो वर्ड्स थे वो डिफरेंट मैसेज दे रहे थे। सो फ्रॉम दिस एग्जाम्पल यू कैन इजीली अंडरस्टैंड कि क्यों नॉन वर्बल का जो इम्पैक्ट है वो ज्यादा होता है। ठीक है, क्यों नॉन वर्बल का इम्पैक्ट जो है वो ज्यादा होता है। तो दैट्स वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी आप जो है वो कम्युनिकेट करें किसी से, तो मेक श्योर कि आपका जो वर्बल है और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है वो सेम मैसेज दे रहे हो। ठीक है, वो सेम मैसेज दे रहे हो। मैं जो हूँ वो एक बार अपने कजन है छोटा सा, तो उससे मैं पूछ रहा था कि तुम्हारी पढ़ाई कैसे चली है, पढ़ाई में मजा आ रहा है? ठीक है, तो उसने जो है अपना सर, जिस तरह हम नहीं कहते ना, साइड वेज हिलाया और कहा हाँ मुझे मजा आ रहा है। ठीक है, तो अपना सर उसने नहीं, जिस तरह हम कहते हैं उस तरह से हिलाया, राइट टुवर्ड्स राइट एंड लेफ्ट, और बोला मुंह से, लेकिन वो ये कह रहा था कि जो हाँ मुझे मजा आ रहा है। तो उसकी नॉन वर्बल से मैं फौरन समझ गया कि जो ना ये ऐसे ही बोल रहा है, इसको मजा नहीं आ रहा, इज नॉट बेसिकली एंजॉइंग दैट। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी कम्युनिकेशन में ये दोनों चीजें कॉन्ग्रुएंट हो, कि आपका वर्बल और नॉन वर्बल जो है वो सेम मैसेज दे रहा हो। ठीक है, एक तो ये चीज। दूसरा है कि लैंग्वेज को या कम्युनिकेशन को हम एक और तरह से जो है वो हम कैटेगराइज कर सकते हैं, और वो जो तरह है उसे हम कह सकते हैं एक्सटर्नल एंड इंटरनल कम्युनिकेशन। ठीक है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल कम्युनिकेशन। एक्सटर्नल कम्युनिकेशन वो होती है जो हम दूसरों के साथ करते हैं। इंटरनल कम्युनिकेशन वो होती है जो हमारे दिमाग में चल रही होती है, जो खुद कलामी है, जो हम अपने दिमाग में सोच रहे होते हैं, उसे इंटरनल कम्युनिकेशन कहते हैं। ठीक है, so when it comes to the communication or the linguistic aspect of NLP, इसमें ये हम देखते हैं कि कम्युनिकेशन चाहे वो वर्बल हो या नॉन वर्बल हो, या इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, वो किस तरह से इन्फ्लुएंस करती है हमें या दूसरों को। ठीक है, ताकि अगर हमें एक बार वो समझ में आ जाए कि किस तरह से क्या चीज़ लोगों को इन्फ्लुएंस करती है, किस तरह से इन्फ्लुएंस करती है, तो उसको फिर हम मॉडिफाई करके करेक्ट इन्फ्लुएंस दूसरों पे अपने आप पे डाल सकते हैं, ताकि हम जो बिहेवियर अपने अंदर लेके आना चाह रहे हैं, दूसरों के अंदर लेके आना चाह रहे हैं, वो हम ला सकें। ठीक है, तो ये हम इसमें कम्युनिकेशन में देखते हैं। और फिर तीसरा जो यहाँ पे टर्म है वो है प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग से हमारी मुराद है, जिस तरह कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर के अंदर मुख्तलिफ प्रोग्राम्स होते हैं जो उसको गवर्न कर रहे होते हैं, और जैसा प्रोग्राम होता है कंप्यूटर वैसे ही बिहेव करता है। तो सिमिलरली इंसानों के भी मुख्तलिफ पैटर्न होते हैं, उनके मुख्तलिफ बिहेवियर्स होते हैं, जिसको हम प्रोग्रामिंग कह रहे हैं। ठीक है, तो जैसे इंसान के प्रोग्राम उसके दिमाग में बने हुए होंगे, इंसान वैसे ही जो है वो बिहेव करता है। तो अगर इनको मैं क्विकली दोबारा से समराइज करूँ, तो न्यूरो से मुराद है हमारा थिंकिंग प्रोसेस, जिसमें भी हम खास फोकस इस चीज़ पे करते हैं कि हमारे 5 सेंसेस हैं, उनको हम किस तरह से इस्तेमाल करके हम चीज़ों के माने बना रहे होते हैं, किस तरह से वो हमारे बिहेवियर्स को इम्पैक्ट कर रहे होते हैं। और लिंग्विस्टिक से, जैसे मैंने आपको कहा कि उसमें हमारा फोकस होता है कम्युनिकेशन पे, कम्युनिकेशन का क्या इम्पैक्ट होता है, और किस तरह हम कम्युनिकेशन को या लैंग्वेज को इफेक्टिवली इस्तेमाल कर सकते हैं पॉजिटिव बिहेवियर जनरेट करने में, लोगों को इन्फ्लुएंस करने में, एंड सो ऑन। और प्रोग्रामिंग से हमारा मुराद क्या है कि बिहेवियर्स हमारे क्या हैं, किस तरह से हम जो है वो बिहेव कर रहे होते हैं मुख्तलिफ सिचुएशंस में। तो इन तीनों चीज़ों को अगर हम मिला के देखें, तो हम ये कह सकते हैं कि न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग इज अबाउट यूजिंग लैंग्वेज टू प्रोग्राम अवर नर्वस सिस्टम टू डेवलप मोर यूजफुल एंड बेटर पैटर्न्स, हैबिट्स एंड बिहेवियर्स। ठीक है, कि हम लैंग्वेज को और कम्युनिकेशन को इस तरह से इस्तेमाल करें कि हम अपने नर्वस सिस्टम को प्रोग्राम कर लें बेहतर यूजफुल पैटर्न्स, हैबिट्स और बिहेवियर्स डेवलप करने में, और जो नेगेटिव हैबिट्स हैं या नेगेटिव पैटर्न्स हैं या नेगेटिव बिहेवियर्स हैं उनको एलिमिनेट करने में। ठीक है, तो ये बेसिकली एक, आप कह लें, क्विक समरी है। अब एनएलपी को हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि इट इज द स्टडी ऑफ एक्सीलेंट कम्युनिकेशन बोथ विद योरसेल्फ एंड विद अदर्स। ठीक है, इट इज द स्टडी ऑफ एक्सीलेंट कम्युनिकेशन। एक्सीलेंट कम्युनिकेशन से क्या मुराद है? कि मैं किस तरह से दूसरों से बात करूं या अपने आप से बात करूं कि वो वही नतीजा लेके आए जो मैं लेके आना चाह रहा हूँ, मैं उनको पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस कर सकूं। ठीक है, मैं अपने आप को भी पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस कर सकूं मुख्तलिफ सिचुएशंस में, और मैं दूसरों को भी जो है पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस कर सकूं। तो हम ये डिटेल में, डीप में स्टडी करते हैं एनएलपी में। इसके साथ साथ हम ये भी कहते हैं कि इट इज द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ हाउ द ह्यूमन माइंड थिंक्स एंड एक्सपीरियंसेस द वर्ल्ड। इट्स अबाउट रीप्रोग्रामिंग माइंड टू अचीव डिजायर्ड रिजल्ट्स। ठीक है, इसमें हम ये देखते हैं कि इंसानी दिमाग सोचता कैसे है और किस तरह से दुनिया को एक्सपीरियंस करता है। क्योंकि अगर हमें ये समझ में आ जाए कि इंसानी दिमाग सोचता क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, और किस तरह से इंसान दुनिया को एक्सपीरियंस कर रहा होता है, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, उस इंफॉर्मेशन की मदद से हम अपने माइंड को या किसी और के माइंड को सक्सेसफुली रीप्रोग्राम कर सकते हैं, ताकि जो डिजायर्ड रिजल्ट हैं वो अचीव किए जा सके। ठीक है, तो इट्स अबाउट रीप्रोग्रामिंग माइंड टू अचीव डिजायर्ड रिजल्ट। जिस तरह किसी आप कंप्यूटर को रीप्रोग्राम कर सकते हैं, इस तरह हम इंसानी दिमाग को रीप्रोग्राम करते हैं विद द हेल्प ऑफ एनएलपी।
बेहतर एनएलपी को हम ये भी कहते हैं कि इट इज अ मॉडलिंग टेक्नोलॉजी विद स्पेसिफिक फोकस ऑन द सेट ऑफ डिफरेंसेस दैट मेक द डिफरेंस बिटवीन द परफॉर्मेंस ऑफ अ जीनियस वर्सेस एवरेज परफॉर्मर्स इन द सेम फील्ड ऑफ एक्टिविटी। देखिए एनएलपी खुद भी जो है वो, जैसे मैंने शुरू में कहा कि मॉडलिंग के नतीजे में वजूद में आई। उन्होंने उस जमाने के बेहतरीन जो थेरेपिस्ट थे, साइकोलॉजिस्ट थे, उनको मॉडल किया, उनसे इंस्पिरेशन ली। ठीक है। और एनएलपी के अंदर खुद पूरा एक फ्रेमवर्क है जिसके थ्रू आप एक्सेलेंस को मॉडल कर सकते हैं। आपको कहीं पे भी नजर आया है कि कोई बंदा बहुत ही काम जबरदस्त तरीके से करे, फॉर एग्जाम्पल किसी की कम्युनिकेशन स्किल्स बड़ी जबरदस्त है, कोई क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता है, कोई निगोशिएट बहुत अच्छा करते हैं, सो ऑन। तो कोई भी स्किल जिसकी आपको बहुत पसंद आती है कि ये काम बहुत अच्छी तरह से कर रहा है, तो एनएलपी पूरा फ्रेमवर्क देता है कि उस स्किल को आप मॉडल करके किस तरह अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं। ठीक है। और जैसे मैंने पहले कहा कि इसमें एनएलपी में फोकस इस चीज का होता है कि व्हाट इज द डिफरेंस between performance, what is the difference that is creating the difference between performance of a genius versus average performer in the same field of activity। कि वो क्या डिफरेंस है जो डिफरेंस क्रिएट कर रहा है एक अच्छे परफॉर्मर के और एक आम परफॉर्मर के, दरमियानी परफॉर्मर के बीच में। ठीक है। वो क्या डिफरेंस है उसको स्टडी करते हैं। अच्छा, इसी के साथ साथ हम ये भी कहते हैं कि इट इज अ बिहेवियरल टेक्नोलॉजी विच अलाउज यू टू चेंज, अडॉप्ट और एलिमिनेट बिहेवियर्स एज यू डिजायर एंड गिव्स द एबिलिटी टू चूज योर मेंटल, इमोशनल और फिजिकल स्टेट्स ऑफ वेलबींग। ये बिहेवियरल टेक्नोलॉजी एनएलपी जिसकी मदद से आप अपने बिहेवियर्स को मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है। आप चाहते हैं कि आपके अंदर कोई नेगेटिव बिहेवियर है वो खत्म हो जाए, वो खत्म कर सकते हैं इसकी मदद से। अगर आप चाहते हैं कि आपके अंदर कोई बेहतर हैबिट्स, बेहतर बिहेवियर डेवलप हो जाए, तो वो आप कर सकते हैं। ठीक है। तो ये सारे काम, इसी तरह चेंज करना चाहें किसी बिहेवियर को, चेंज भी कर सकते हैं। और साथ साथ एनएलपी आपको ये एबिलिटी देता है, ये आपके अंदर स्किल डेवलप करता है कि अपने आप को आप मेंटली, इमोशनली और फिजिकली अच्छी स्टेट में रखें। चाहे हालात जैसे भी हों, हालात और वाक़यात जैसे भी हों, अपने अंदर जो है वो आप अपने आप को मेंटली, फिजिकली, इमोशनली अच्छी स्टेट में रखें। ठीक है। तो ऐसा क्यों जरूरी है? यानी कि फॉर एग्जाम्पल कभी आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप जो है कभी गुस्से में थे, ठीक है, गुस्से में थे या इरिटेटेड महसूस कर रहे थे, और आपने कोई ऐसी बात बोल दी, ऐसा काम कर जिसमें बाद में आपको अफसोस हुआ कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्या आप में से कभी किसी के साथ ऐसा हुआ है? कोई ऐसी बात बोल दी है, कोई ऐसा काम कर दिया गुस्से में जिसे बाद में रिग्रेट हुआ हो? तो जैसा कि आप लोग चैट बॉक्स में कह रहे हैं कि नो ऐसा कई बार होता है, राइट, बहुत से लोगों के साथ होता है, कई बार होता है। सो द थिंग इज, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम एक अच्छी स्टेट ऑफ माइंड में नहीं होंगे, ठीक है, हम अच्छी स्टेट ऑफ माइंड में नहीं होंगे, तो हम अक्सर औकात वो काम कर जाएंगे जो हमें नहीं करने चाहिए, जिससे बाद में हमें पछतावा होता है, राइट। तो दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इस स्किल को सीखें कि किस तरह हम अपने आप को, चाहे जैसे भी हालात हों, चाहे जितने भी टफ हालात हों, चाहे जितने भी अनफेवरेबल हालात हों, हम अपने आप को किस तरह फिजिकली, इमोशनली एक अच्छी स्टेट में रख सकते हैं, ताकि हम कोई गलत काम ना करें बल्कि सही काम करें जो हमें करना चाहिए। तो एनईपी आपको इस चीज़ में बड़ी हेल्प करती है और आपको ये चीज़ सिखाती है। ठीक है। एनएलपी के बारे में ये भी कहा जाता है, जो रिचर्ड बैंडलर है वो ये कहते हैं कि एनएलपी इज एन एटीट्यूड। ये कोई थ्योरी नहीं है, खाली कोई फ्रेमवर्क नहीं है, बल्कि जिंदगी गुजारने का एक एटीट्यूड है। ठीक है। एटीट्यूड किस चीज का है? एटीट्यूड ऑफ क्यूरियोसिटी एंड लर्निंग। क्यूरियोसिटी एंड लर्निंग के मुसलसल जो है ना, इस जस्तजू में लगे रहना कि यार चीजें बेहतर होती हैं तो किस तरह से होती हैं, ये लोग, ये बंदा इतने बेहतर परफॉर्म कर रहा है तो किस तरह से कर रहा है। ठीक है। तो ये क्यूरियोसिटी ये इंसान के अंदर हो। और साथ साथ ना सिर्फ एक एटीट्यूड है बल्कि मेथोडोलॉजी भी है, पूरी आपको पूरा फ्रेमवर्क देता है, पूरा मेथोडोलॉजी देता है, जिसके थ्रू आप जहाँ भी कोई अच्छा काम होते देखें उसको अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं। और इट इज़ एन इनोवेटिव टेक्नोलॉजी। इनोवेटिव टेक्नोलॉजी क्यों कहते हैं इसको? उसका काम करने का एक अपना तरीका है। ठीक है। जैसे मैं अक्सर ये कोट करता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल फोबिया की मैं थोड़ी देर पहले बात की। सो वंस आई वाज हैविंग डिस्कशन विद अ ग्रुप ऑफ साइकोलॉजिस्ट, तो मैंने उनसे पूछा कि जी आप आपके पास फोबिया के क्लाइंट्स आते हैं, केसेस आते हैं, तो आपको कितना टाइम लगता है उनको ट्रीट करने में? ठीक है। तो किसी ने कहा कि चंद हफ्ते लगते हैं, किसी ने कहा चंद महीने लगते हैं, किसी ने कहा साल भी लग जाता है, किसी ने कहा कभी ऊपर कभी पर बास केस में हो जाते हैं, सो ऑन। तो एक अच्छा खासा टाइम लगता है फोबियाज को ट्रीट करने में कन्वेंशनल तरीकों से। जबकि एनएलपी में यही काम 15 से 20 मिनट में भी हो जाता है। यानी 15 से 20 मिनट के मैक्सिमम पूरा एक सेशन में लोगों के जिंदगी भर के फोबियाज खत्म हो जाते हैं। ठीक है। तो क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उसका काम करने का तरीका डिफरेंट है, और जैसे जैसे आप एनएलपी को एक्सप्लोर करेंगे तो आपको चीजें समझ में आना शुरू हो जाएगी। नाउ अगेन, बात आगे बढ़ाने से पहले ये आपको स्क्रीन पे एक गाड़ी नजर आ रही होगी। अब ये जो गाड़ी है बज़ाहिर एक बहुत ही जदीद, एक मॉडर्न गाड़ी है, और एक खूबसूरत गाड़ी नजर आ रही है। तो ये गाड़ी अगर मैं किसी ऐसे शख्स के हाथ में पकड़ा दूं जिसको गाड़ी चलाना नहीं आती, ठीक है, मैं ये गाड़ी में किसी ऐसे शख्स के हाथ में पकड़ा दूं जिसको गाड़ी चलानी नहीं आती, तो आपके ख्याल में इस गाड़ी के साथ वो क्या करेगा? व्हाट विल हैपन? बिल्कुल अनाड़ी हो, तो गाड़ी की एबीसीडी भी ना पता हो, अगर वो गाड़ी चलाना शुरू कर दे तो क्या होगा गाड़ी के साथ? तो बसीर कह रहे हैं कि गाड़ी जो है वो क्रैश हो जाएगी। ठीक है। तो गाड़ी का जो है वो एक्सीडेंट हो जाएगा, डिजास्टर हो जाएगा। ठीक है। तो बेसिकली
गाड़ी का नुकसान हो जाएगा, राइट। तो सवाल ये है कि गाड़ी का नुकसान किस वजह से हुआ, क्या गाड़ी में कोई मसला था जिसकी वजह से नुकसान हुआ, या ड्राइवर की गलती है, किसकी वजह से नुकसान हुआ? व्हाट वाज द रीजन, गाड़ी की वजह से या ड्राइवर की वजह से? ठीक है, तो जैसे कि आप लोग चैट बॉक्स में लिख रहे हैं, ये जो है ड्राइवर की वजह से हुआ। क्यों ड्राइवर की वजह से हुआ? कि उसने गाड़ी को चलाना समझा ही नहीं, सीखा ही नहीं। हालांकि गाड़ी इतनी बगैर खूबसूरत लग रही है, मॉडर्न लग रही है, सारी चीजें उसमें है, लेकिन अगर ड्राइवर को चलाना ही नहीं आती गाड़ी, तो वो उस गाड़ी से ज्यादा फायदा नहीं उठा पाएगा, राइट। तो सिमिलरली एक अनफॉर्चुनेट बात क्या है हमारे माशरे में, वो ये है कि हमें यू नो हमें ये तो पता है कि हमारे मोबाइल फ़ोन कैसे ऑपरेट करते हैं, ठीक है। हमें ये तो पता है कि हमारे मोबाइल फ़ोन कैसे ऑपरेट करते हैं, उसमें से किस तरह से प्रोग्राम इंस्टॉल किए जाते हैं, किस तरह से प्रोग्राम अनइंस्टॉल किए जाते हैं, हमारा कंप्यूटर कैसे वर्क करते हैं, सो ऑन। ये चीज़ें तो हमें बहुत सी तरह से पता होती हैं, ठीक है। अब चाहे वो एंड्रॉयड हो, iOS हो, विंडोज़ हो, एंड सो ऑन। लेकिन जो हमें अक्सर लोगों को ये नहीं पता होता है कि उनका अपना जो माइंड है, उनका जो अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो किस तरह काम करता है, ठीक है। मेजॉरिटी को वो इस बारे में कभी कोशिश ही नहीं करते इस चीज़ को एक्सप्लोर करें कि इस चीज़ को समझें कि उनका माइंड कैसे फंक्शन करता है, और ताकि वो उस माइंड को समझ सकें और उससे जो है वो बेहतर रिजल्ट हासिल कर सकें। तो जिस तरह एक चाहे गाड़ी जितनी भी बेहतरीन हो, अगर उसको ड्राइविंग ड्राइविंग नहीं आती तो गाड़ी का बेड़ा गर्क हो जाएगा, उससे फायदा नहीं उठा पाएगा। सिमिलरली अगर आपका माइंड अगर इतना पावरफुल आपको एक चीज़ दी है, लेकिन अगर आप उसको समझेंगे नहीं तो उससे आप सही से फायदा नहीं उठा पाएंगे, बल्कि अक्सर औकात माइंड में इस तरह के पैटर्न डेवलप हो जाते हैं जिससे आपको नुकसान पहुंचता है, ठीक है। जिससे हम सेल्फ सेपोटाज भी कहते हैं कि हमारे इस तरह के पैटर्न डेवलप हो जाते हैं कि हम जो है वो अपने आप को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं, हालांकि हमें पता होता है कि हमारे लिए सही नहीं, ठीक है। तो दैट्स वाई इट्स वेरी क्रिटिकल कि हम इस चीज़ को थोड़ा सा स्टडी करें, इसको समझें कि हमारा माइंड जो है फंक्शन किस तरह करता है। तो इसीलिए मैं क्विकली आपके साथ शेयर कर रहा हूँ माइंड के हवाले से कुछ डिस्कशन, ताकि इससे आपकी अवेयरनेस जो है इस हवाले से बढ़ सके। तो बेसिकली माइंड हम बेसिकली बेसिकली किसे कह रहे हैं, देखिए एक तो आपका ब्रेन होता है ना, तो ब्रेन इज द फिजिकल ऑर्गन, ठीक है। और माइंड आप कह लें वो आपका सॉफ्टवेयर है जो फिजिकल ऑर्गन को, आपकी बॉडी को गवर्न कर रहा है, ठीक है। तो जैसे कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर में एक हार्डवेयर है, एक सॉफ्टवेयर है, तो जैसा सॉफ्टवेयर होता है वैसे ही हार्डवेयर परफॉर्म कर रहा होता है। तो सिमिलरली आपका जो है जिस तरह का माइंड प्रोग्राम हुआ होगा, आपकी शख्सियत उसी तरह की होगी, आप उसी तरह से बिहेव कर रहे होंगे। तो माइंड को अगर हम सिंप्लीफाइड तरीके से देखें तो माइंड को हम दो हिस्सों में कैटेगराइज कर सकते हैं, एक है कॉन्शियस माइंड और एक है अनकॉन्शियस, ठीक है। एक है कॉन्शियस माइंड और एक है अनकॉन्शियस, ठीक है। ये दो मेन है, अनकॉन्शियस को सब सबकॉन्शियस भी लोग कहते हैं, सो ऑन। तो यहाँ पे मैं टू कीप इट सिंपल हम दो टर्म इस्तेमाल करें, कॉन्शियस माइंड एंड द अनकॉन्शियस। अच्छा, कॉन्शियस माइंड को हम उर्दू में क्या कहते हैं, शऊर। और अनकॉन्शियस माइंड को हम क्या कहते हैं उर्दू में? किसी को पता है यहाँ पे कि अनकॉन्शियस माइंड को हम, अनकॉन्शियस को क्या कहते हैं उर्दू में? फिलहाल कह रहे हैं तहत शऊर, तहत शऊर हम कह सकते हैं सबकॉन्शियस को, अनकॉन्शियस को हम कहते हैं लाशऊर, ठीक है। लाशऊर जैसे आप लोग चैट बॉक्स में लिख रहे हैं। तो बेसिकली शऊर और लाशऊर, ये कॉन्शियस अनकॉन्शियस होता क्या है? देखें, कॉन्शियस से मुराद क्या है हमारी? कॉन्शियस से मुराद जो भी चीज हम हमारी अवेयरनेस में है और हम जानबूझ के डेलिबरेटली कर रहे हैं, उससे हम कॉन्शियस कहते हैं, ठीक है। जो भी चीज हमारी अवेयरनेस में है या हम उसे जानबूझ के कर रहे हो, उसे हम कॉन्शियस कहते हैं। और जो भी चीज हो रही है लेकिन हमारे शऊर के बगैर हो रही है, हमारे अवेयरनेस के बगैर हो रही है, ऑटोमेटिकली हो रही है, उसे हम अनकॉन्शियस कहते हैं, ठीक है। जो भी चीज मौजूद है या हो रही है लेकिन हमारी अवेयरनेस उस तरफ नहीं है, ऑटोमेटिकली हो रही है, उसे हम अनकॉन्शियस या लाशऊर कहते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल से बात समझाता हूँ। तो जैसे जिस तरह अभी आप ये सेशन अटेंड कर रहे हैं, तो आपके शऊर में, आपकी अवेयरनेस में क्या क्या चीज़ है? आपकी अवेयरनेस में होता है मेरी आवाज़ हो, ये स्लाइड आप देख रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसके अलावा देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट आर हैपनिंग विद यू जो आपके शऊर में नहीं है, लेकिन मैं आपके साथ बोलना शुरू करूंगा तो वो चीज़ें आपके शऊर में आना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप जो है अभी बैठे हुए हैं, तो आपका पैर किसी सरफेस से अगर टच हो रहा है, अगर आपने चप्पल पहनी हुई है, जूते पहने हुए, या जमीन पे पैर रखा है मिसाल के तौर पे, तो जो टच हो रहा है आपका पैर किसी और सरफेस से, उसकी एक फीलिंग है जो आप महसूस कर सकते हैं, ठीक है। यही तरह से आपने जो कपड़े पहने हुए हैं, यही तरह से जो आपने कपड़े पहने हुए हैं वो आपकी बॉडी से टच हो रहे हैं, तो जो टच होने का एक एहसास है वो भी आप महसूस कर सकते हैं, ठीक है। यही तरह से आपकी दिल की धड़कन भी चल रही है, यही तरह से आप जो है वो सांस भी ले रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, एक्सहेल कर रहे हैं एज वी गो। और आप जिस सरफेस पे बैठे हुए हैं या लेटे हुए हैं, वो सरफेस आपकी बॉडी से टच हो रही है, उसका भी एक एहसास है जो आप महसूस कर सकते हैं, ठीक है। ना नोटिस करें कि क्या हो रहा है, जैसे जैसे ये चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ऑटोमेटिकली आपका ध्यान उस तरफ जाना शुरू हो रहा है, उसको फील करना शुरू कर रहे हैं, राइट। तो बेसिकली क्या ये चीज़ें पहले नहीं हो रही थी?
क्या पहले आप महसूस नहीं कर रहे थे? क्या पहले आपका दिल नहीं धड़क रहा था? क्या पहले आपकी सांस नहीं चल रही थी? ये काम पहले भी हो रहे थे, ठीक है। बट व्हाट हैपेंड वाज कि जैसे जैसे मैं बोलता गया वो आपकी अवेयरनेस में आना शुरू हो गया। तो पहले वो चीज़ आपकी अवेयरनेस में नहीं थी, तो वो चीज़ अनकॉन्शियस थी। बट जैसी वो चीज़ आपकी अवेयरनेस में आना शुरू हो गई तो आपके कॉन्शियस में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। तो ये फर्क है कॉन्शियस और अनकॉन्शियस का। कॉन्शियस में अगेन वो चीज़ें जो आपकी अवेयरनेस में है, ठीक है, जो आप जानबूझ के या डेलिबरेटली भी कर रहे हैं। और अनकॉन्शियस वो चीज़ है जो आपकी अवेयरनेस में नहीं है, ऑटोमेटिकली हो रही है। ना कॉन्शियस माइंड बेसिकली क्या करता है, आपकी लॉजिकल क्रिटिकल थिंकिंग जितनी भी है, चीज़ों के समझना कि चीज़ों के पीछे लॉजिक क्या है, सही और गलत में तमीज़ करना, ये सारा जो काम है ये कॉन्शियस माइंड का है, ठीक है। एक तरह जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है वो भी कहा जाता है कि ये आपके कॉन्शियस माइंड के लेवल पर ऑपरेट करती है। अच्छा, इस तरह कॉन्शियस माइंड के लेवल पे रहते हुए कॉन्शियसली अगर आप अपने अंदर तब्दीली लेके आना चाहें तो आप जो है वो विल पावर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आप विल पावर का इस्तेमाल करते हैं जिसे उर्दू में क्या कहते हैं, कुव्वत इरादी, ठीक है। कि मैं कल से सिगरेट नहीं पीऊंगा, कुछ भी हो जाए, कल से मैं टाइम पे जाऊंगा ऑफिस, मैं कल से हेल्दी खाना खाऊंगा, मैं एक्सरसाइज करूंगा एंड सो ऑन। तो ये क्या है, विल पावर को बेसिकली यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन हम इस विल पावर को यूज करते हुए क्या हम आसानी से तब्दीली लेके आ सकते हैं अपने अंदर, या मुश्किल होती है? क्या है, विल पावर को यूज करके जब हम कहते हैं कि मैं रूटीन को बदल लूंगा या चेंज कर लूंगा, बिहेवियर को तब्दील कर लूंगा सो ऑन, तो क्या बड़ी आसानी से काम हो जाता है या मुश्किल से हो जाता है, ठीक है, या कभी बार हम कर ही नहीं पाते? जैसे कि आप लोग शेयर कर रहे हैं कि ये आसान नहीं होता बल्कि मुश्किल होता है, ठीक है, मुश्किल होता है ना। तो ये क्यों मुश्किल होता है, इसके रीजन समझने के लिए थोड़ा सा हम अनकॉन्शियस को देख लेते हैं। तो बेसिकली अनकॉन्शियस में आपका क्या है कि आपकी जितने भी बिलीव्स हैं वो आपके अनकॉन्शियस लेवल पे होते हैं। ये बिलीव से क्या मुराद है, आपके अकायद, जिस चीज़ को भी आप सही समझते हो। तो एक तो आपके मजहबी अकायद होते हैं, बिलीव्स होते हैं, लेकिन उससे हटके भी आपके मुख्तलिफ और भी बिलीव्स होते हैं। आपकी अपनी शख्सियत के बारे में बिलीफ है कि मैं कैसा हूँ, मैं कैसी हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, एंड सो ऑन। आपके लोगों के बारे में बिलीफ हो सकते हैं कि फलाना बंदा ऐसा है वैसा है, ये जगह ऐसी है, आपकी जगहों के बारे में बिलीफ हो सकते हैं, एंड सो ऑन। तो जितने भी आपके बिलीफ हैं ये आपके अनकॉन्शियस में होते हैं। इधर जो आपके इमोशंस हैं, चाहे वो खुशी हो, गमी हो या दीगर इमोशंस हो, वो भी आपके अनकॉन्शियस लेवल पे ऑपरेट कर रहे होते हैं, ठीक है। इसी तरह आपकी वैल्यूज, हर इंसान की कुछ वैल्यूज होती हैं, कुछ अखबार होते हैं जिस चीज़ को लाइफ में इंपॉर्टेंस देता है। किसी के लिए पैसा इंपॉर्टेंट है, किसी के लिए फ्रीडम इंपॉर्टेंट है, किसी के लिए दीन इंपॉर्टेंट है, राइट। तो ये वैल्यूज भी जो है वो आपके अनकॉन्शियस के लेवल पे होती है। इसी तरह आपकी आइडेंटिटी, तो हमारी मुख्तलिफ जो है वो शनाख्त होती है, शनाख्तें होती हैं हमारे लाशऊर में, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल किसी की ये शनाख्त हो सकती है कि मैं बहुत बहादुर हूँ, किसी की ये शनाख्त हो सकती है कि मैं बहुत डरपोक हूँ, मैं बहुत शर्मीला हूँ, मैं बहुत डिप्रेस्ड हूँ। तो ये सारी इंसान की शनाख्तें हैं। तो जिस तरह की इंसान की शनाख्तें होती है, इंसान वैसी बिहेव करता है लाइफ, ठीक है। तो ये जो आपकी शनाख्त है, जो आपकी आइडेंटिटी है, बेसिकली ये भी आपके अनकॉन्शियस लेवल पे होते हैं। एक तरह आपकी जो हैबिट्स हैं, आदत हैं, आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी है, ये भी आपके अनकॉन्शियस में होती है। एक तरह जो आपकी फोबियाज हो, डर और खौफ हो या एडिक्शन हो, किसी की लत लग जाए, ये भी आपके अनकॉन्शियस में होते हैं। और अनकॉन्शियस को तब्दील करने का, अनकॉन्शियस को रीप्रोग्राम करने का वन ऑफ द फास्टेस्ट वेज इज हिप्नोसिस, ठीक है। वन ऑफ द फास्टेस्ट वेज इज हिप्नोसिस। सो हिप्नोसिस के बारे में बहुत सारी माशरे में गलत फहमियाँ पाई जाती हैं। लोग समझते हैं शायद ये कोई जादू टोना है या माइंड कंट्रोल की चीज़ है, थैंक्स टू जासूसी नॉवेल्स एंड मूवीज जो इस तरह की गलत इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं। हिप्नोसिस बेसिकली एक थेरेपेटिक टूल है जो सदियों से इस्तेमाल किया जा रहा है लोगों की थेरेपी के लिए, ठीक है। जिसके जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं कि बड़ी आसानी से कम वक्त में आप लोगों के अंदर उनके बिहेवियर को मॉडिफाई कर सकते हैं, उनके डर और खौफ को निकाल सकते हैं, उनकी शख्सियत को बेहतर बना सकते हैं हिप्नोसिस की मदद से, ठीक है। सो नाउ द थिंग इज कि ये चीज समझाने का मकसद क्या है कि आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो है हम कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड को डिस्कस कर रहे हैं। तो कॉन्शियस माइंड को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करें फ्रॉम द टिप ऑफ द आइसबर्ग, ठीक है। कॉन्शियस माइंड को हम कह रहे हैं टिप ऑफ द आइसबर्ग, और अनकॉन्शियस को हम कह रहे हैं जो बकिया रिमेनिंग असल जो उसकी बॉडी है वो पानी के नीचे, उसे हम कह रहे हैं अनकॉन्शियस, ठीक है। तो ऐसा क्यों है, इसकी वजह ये है कि कहा यह जाता है कि आपकी डे टू डे लाइफ में आपके जो बिहेवियर्स हैं उसमें जो आपका जो कॉन्शियस माइंड का इम्पैक्ट होता है वो सिर्फ 5 to 10% होता है, ठीक है। जो आपका कॉन्शियस माइंड का जो कंट्रीब्यूशन होता है, जो इम्पैक्ट होता है आपकी डे टू डे लाइफ में, वो सिर्फ 5 to 10% होता है। और रिमेनिंग जो है 90 to 95% जो है वो इम्पैक्ट होता है आपके अनकॉन्शियस का, आपके लाशऊर का, ठीक है। तो अब होता क्या है कि आप हो सकता है कॉन्शियसली तो आपको समझ में आ जाए कि कोई चीज़ नहीं करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपको समझ में आ जाएगी कि मुझे स्मोकिंग नहीं करनी है, स्मोकिंग सेहत के लिए अच्छी नहीं है, ठीक है, या मुझे जंक फूड नहीं खानी है, सो ऑन। लेकिन उसके बावजूद भी जो है इंसान वो काम कर रहा होता है। क्यों कर रहा होता है? क्योंकि उसका जो है वो लाशऊर जो है वो प्रोग्राम हुआ होता है फॉर एग्जाम्पल स्मोकिंग के लिए, ठीक है। तो एक तरफ आपका 5% है जो कह रहा है कि जी कि स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, बुरी चीज है। और एक तरफ आपका 95% आपका अनकॉन्शियस है जो आदी हुआ है स्मोकिंग करने का, ठीक है।
तो आपके ख्याल में किस चीज के डोमिनेट करने के, किस चीज के जीतने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे, आपके कॉन्शियस के या अनकॉन्शियस के? यानी आपके 5% के या 95% के, क्या क्या चीज डोमिनेट कर जाएगी, ये कॉन्शियस और ये अनकॉन्शियस? तो जैसे आप लोग कह रहे हैं कि जो 95% अनकॉन्शियस है वो डोमिनेट कर पाएगा, ठीक है। तो इसी वजह से हम अक्सर औकात चाहते हुए भी अपने अंदर तब्दीली लेके नहीं आ पाते, ठीक है। इसी वजह से हम चाहते हुए भी अपने अंदर तब्दीली लेके नहीं आ पाते। और जो लोग विल पावर के थ्रू, रेपिटेशन के थ्रू, यानी कि विल पावर के थ्रू कहते हैं कि जी मैं 1 महीने तक सिगरेट नहीं पीऊंगा, और वो वाकई में फिर सिगरेट नहीं पीते, तो होता है क्या है कि जब आप रिपीटेशन करते हैं, कोई काम बार बार करते हैं, जैसे आपने रोजाना एक्सरसाइज किया, रोजाना सिगरेट नहीं पिया, तो विद रेपिटेशन भी क्या होता है कि आपका अनकॉन्शियस माइंड जो है वो रीप्रोग्राम हो जाता है, ठीक है। सो असल में जो हकीकी तब्दीली आती है ना, वो आपके अनकॉन्शियस लेवल पे ही आती है, चाहे वो आप हिप्नोसिस के थ्रू करें, चाहे वो विल पावर के थ्रू या किसी और तरीके से करें, द रियल चेंज अकर्स एट द अनकॉन्शियस लेवल, ठीक है। तो जब आपको ये बात समझ में आ गई कि जब आपको ये बात समझ में आ गई कि आपका जो है वो 95% जो है वो अनकॉन्शियस है, तो फिर आपको ये चीज़ भी ऑटोमेटिकली समझ में आ गई होगी कि जब बात आती है अपने आप को तब्दील करने की, तो हमें फिर किस चीज़ पे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो द आंसर इसके ज़ाहिर है अपने अनकॉन्शियस को समझे, उसको तब्दील करें। तो जो एनएलपी है या हिप्नोसिस है या इस तरह के दीगर मोडालिटीज़ हैं या फ्रेमवर्क्स हैं, वो बेसिकली आपको हेल्प करते हैं कि आप अपने अनकॉन्शियस को रीप्रोग्राम कर सकें, ठीक है। अनम कह रही है कि जो लोग रैशनली डिसीजन लेते हैं उसका क्या, तो डिसीजन इंसान रैशनली ले सकता है, लेकिन क्या उस डिसीजन को एग्जीक्यूट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा सक्सेसफुली, ये डिपेंड करता है कि उसकी अनकॉन्शियस रिप्रोग्रामिंग, अनकॉन्शियस प्रोग्रामिंग किस तरह की हुई है, ठीक है। और डिसीजन के पीछे भी आपके मुख्तलिफ अनकॉन्शियस पैटर्न होते हैं, जिसकी बेस पे आप डिसीजन ले रहे होते हैं। तो आप डीप में जाएंगे तो आपको ये चीज़ समझ में आएगी, ठीक है। तो ये चीज़ समझना बड़ा ज़रूरी है, ठीक है, कि आप अनकॉन्शियस को समझें और उसको रीप्रोग्राम करने के तरीके सीखें, ताकि आप अपनी जो है वो पर्सनैलिटी को चेंज कर सकें, ठीक है जनाब। नाउ द नेक्स्ट चीज़ मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर आप प्लीज फोकस करें ज़्यादा। वो क्या है कि देखें, होता क्या है कि हम अपने एक्सटर्नल वर्ल्ड से थ्रू अवर 5 सेंसेस, ठीक है, एक्सटर्नल वर्ल्ड से थ्रू अवर 5 सेंसेस हम इंफॉर्मेशन अपने दिमाग में लेके आते हैं, ठीक है। अच्छा, वो जब दिमाग में हमारी इंफॉर्मेशन आ जाती है बाहर की दुनिया से, तो 3 प्रोसेसेस रन होते हैं। उन प्रोसेसेस को हम कहते हैं डिस्टोर्शंस, डिलीशंस और जनरलाइजेशन, ठीक है। डिस्टोर्शन, डिलीशन और जनरलाइजेशन। डिस्टोर्शन क्या होती है कि हमारा दिमाग क्या करता है कि इंफॉर्मेशन में रद्दोबदल कर देता है, ठीक है। हमारा दिमाग क्या करता है, इंफॉर्मेशन में रद्दोबदल कर देता है। यानी कि फॉर एग्जाम्पल, आप जैसे कोई इवेंट हुआ, इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ, तो वहाँ पे आप देखेंगे मुख्तलिफ टीवी चैनल के न्यूज रिपोर्टर्स खड़े हुए होते हैं, वहाँ पे जियो वाला भी खड़ा हुआ है, एयर वाला भी खड़ा हुआ है, डॉन न्यूज भी खड़ा हुआ है। अब वो होगा क्या कि वो सेम इवेंट को कवर कर रहे होंगे, लेकिन वो मुख्तलिफ इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे इस इवेंट के बारे में, उसमें कुछ रद्दो बदल कर रहे होंगे, ठीक है। या फॉर एग्जाम्पल इसी तरह जैसे आप ये ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं, वेबिनार अटेंड कर रहे हैं, अगर मैं आपसे पूछूं कि अब तक हमने क्या पढ़ा है, तो आप सब सच बोल रहे होंगे, लेकिन आपके आंसर्स में कुछ ना कुछ फर्क होगा, ठीक है। आपके कुछ किसी डिफरेंट तरीके से आप एक्सप्लेन कर रहे होंगे। तो हम क्या कर रहे होते हैं, डिस्टोर्ट कर रहे होते हैं इन्फॉर्मेशन को। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल ये कि फॉर एग्जाम्पल कभी कैसा हुआ कि फॉर एग्जाम्पल आप किसी दोस्त के साथ, किसी रिश्तेदार के साथ, बहन के साथ, भाई के साथ आप शादी के इवेंट में गए, और 1 हफ्ते बाद या 1 महीने बाद आप उस शादी के जब इवेंट को रिकॉल कर रहे थे, तो होता आप ये कह रहे हो कि यार उस शादी में जो है सुल्तान साहब आए थे, और सुल्तान साहब ने नीले कलर का ड्रेस पहना हुआ था, और उन्होंने ये कहा था, और आपकी बहन या आपका दोस्त या आपको कहा कि तुम्हारा दिमाग सही है, उस इवेंट में तो सुल्तान साहब आए नहीं थे, भाई क्या हो गया, ठीक है। तो ये क्यों हो रहा होता है, क्योंकि अगेन क्योंकि आपका दिमाग जो है वो चीज़ों में रद्दोबदल कर देता है, इन्फॉर्मेशन को डिस्टोर्ट कर देता है। दूसरी चीज़, जो दूसरा प्रोसेस है वो है डिलीशन का प्रोसेस। डिलीशन का प्रोसेस क्या होता है कि हमारे दिमाग में एक वक्त में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आ रही होती है, कहा जाता है कि मिलियंस ऑफ बिट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन एक सेकंड में हमारे दिमाग में जा रही होती है। तो हम क्या करते हैं कि हर चीज़ पे फोकस नहीं करते, बल्कि कुछ इन्फॉर्मेशन पे फोकस करते हैं और बाकी को डिलीट कर देते हैं, ठीक है। कुछ इन्फॉर्मेशन पे फोकस करते हैं, बाकी को डिलीट कर देते हैं। तो समटाइम्स क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल अगर आपके साथ शेयर करूँ, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल आप दोस्त की शादी में गए, ठीक है, दोस्त की शादी में गए आप, और वहाँ पे तस्वीरें खींची, तो तस्वीरें खींचने के बाद वो लेट्स से 1-2 दिन बाद सोशल मीडिया पे अपलोड हुई, ठीक है। आप उस शादी में गए, वहाँ पे दोस्त के साथ आपने तस्वीरें खिंचवाई, और सारे लोगों की फोटोग्राफी जैसे होती है वैसे फोटोग्राफी हुई, और जो है वो सोशल मीडिया पे अपलोड हो गई। तो जब सोशल मीडिया पे अपलोड हो जाती है, तो इंसान सबसे पहले उन तस्वीरों में क्या देखता है, जब वो सोशल मीडिया पे अपलोड हो जाती है चीज़, तो सबसे पहले इंसान उन तस्वीरों में क्या चीज़ देखता है, ठीक है। तो जैसे मिसेस इरफान कह रही हैं कि सबसे पहले वो अपने आप को देखता है, ठीक है। तो उसका फोकस क्या होता है कि वो सब चीज़ों को इग्नोर करके, सब चीज़ों को डिलीट करके फोकस किस पे कर लेते हैं, अपने आप पे। तो ये एक एग्जाम्पल है डिलीशन की, ठीक है। एक तरह अगर मियाँ बीवी के दरमियान झगड़ा हो रहा हो, ठीक है, बीवी अगर गुस्से में हो या शौहर अगर गुस्से में हो, तो अक्सर औकात तो एक दूसरे को इस तरह के जुमले कहते हैं कि यार तुमने मेरी लाइफ में आज तक अच्छा किया क्या है,
ठीक है, तुमने मेरी लाइफ में आज तक अच्छा किया क्या है, ठीक है, तुमने तो मुझे नुकसान पहुंचाया, तकलीफ पहुंचाया, तो वो क्या करते हैं दैट पर्टिकुलर टाइम कि उसकी सारी जो अच्छाइयाँ हैं, जो अच्छे इवेंट हैं, जो सपोर्ट उसने किया था, उसको इग्नोर करके, उसको डिलीट करके सिर्फ जो है उसके नेगेटिव एस्पेक्ट पे फोकस कर लेते हैं। तो ये भी एक और एग्जाम्पल है डिलीशन की। एक तरह एक और जो तीसरा प्रोसेस रन हो रहा होता है अनकॉन्शियस लेवल पे, वो है जनरलाइजेशन। ठीक है, जनरलाइजेशन। तो जनरलाइजेशन क्या होती है उसको समझाने से पहले, यहाँ पे बहुत लोग चैट बॉक्स में मुख्तलिफ सवालात कर रहे हैं या कमेंट्स दिख रहे हैं, तो देखिए सवालात हम एंड में लेंगे, मैं भी अगर सवाल जवाब करना शुरू कर दूंगा तो मेरी प्रेजेंटेशन रह जाएगी, राइट। तो अपने सवालात को ऑन होल्ड रखें, इंशाल्लाह एट द एंड ऑफ द सेशन मैं आपके साथ क्वेश्चन एंड आंसर सेशन करूंगा, तो उसमें आप शेयर कर सकते हैं। सो तीसरा जो प्रोसेस है वो है जनरलाइजेशन का प्रोसेस। जनरलाइजेशन का प्रोसेस क्या होता है कि आप महदूद डाटा की बेस पे, महदूद इवेंट्स की बेस पे आप एक बहुत बड़ा परसेप्शन, एक बहुत बड़ा बिलीव डेवलप कर लेते हैं। ये फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मुझे, मैं किसी एक अंग्रेज से मिला, उसने मुझे गाली दी, मैं दूसरे अंग्रेज से मिला, उसने मुझे गाली दी, और ये तीसरे अंग्रेज से मिला, उसने मुझे गाली दी। तो इन तीन तीन इंटरेक्शन की बेस पे मैं ये बिलीव बना लूं कि सारे अंग्रेज गाली देते हैं। ठीक है, तो इसे कहते हैं जनरलाइजेशन। ठीक है, तो क्या ये क्या बिलीफ सही है कि सारे अंग्रेज गाली देते हैं, क्या ये फैक्चुअली ये बात ठीक है, इज इट ट्रू और फॉल्स, व्हाट डू यू थिंक? ठीक है, दैट्स फॉल्स, राइट। लेकिन हम इस तरह से कर रहे होते हैं कि जी सारे अंग्रेज गाली देते हैं, सारे मौलवी एक जैसे होते हैं, सारे लिबरल एक जैसे होते हैं, सारे मर्द एक जैसे होते हैं, सारी औरतें एक जैसी होती हैं। तो ये क्या होती है, ये क्या जनरलाइजेशन है जो हम अपने दिमाग में क्रिएट कर रहे होते हैं। ठीक है, फिर डिस्टोर्शन, डिलीशन, जनरलाइजेशन, ये तीन प्रोसेसेस रन हो रहे होते हैं। और ये किस बेस पे रन हो रहे होते हैं, उसमें उसके पीछे क्या होता है कि इसका ताल्लुक होता है कुछ फिल्टर्स हैं जो हमारे दिमाग में अप्लाई हो रहे होते हैं, हमारे माइंड में। वो फिल्टर्स क्या हैं, उनमें से चंद फिल्टर्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी। फॉर एग्जाम्पल हमारे बिलीफ किस तरह के हैं, ठीक है, हमारे बिलीफ किस तरह के हैं, हम लैंग्वेज किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, हमारी वैल्यूज किस तरह की हैं, हमारी लाइफ में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, टाइम ओरिएंटेशन, हम टाइम को किस तरह से परसीव करते हैं, किस तरह से मैनेज करते हैं, ठीक है, तो हमने लाइफ में क्या डिसीजंस लिए हुए हैं। इसके अलावा बहुत सारे फिल्टर्स हैं जिसकी बेस पे हम डिस्टोर्शन, डिलीशन और जनरलाइजेशन कर रहे होते हैं। और इस सारे प्रोसेस पे इवेंचुअली हो क्या रहा होता है, आपकी एक इंटरनल रिप्रेजेंटेशन फॉर्म हो रही होती है आपके दिमाग में। ठीक है, एक इंटरनल रिप्रेजेंटेशन फॉर्म हो रही होती है। इंटरनल रिप्रेजेंटेशन से क्या मुराद है कि आप बाहर की दुनिया को अपने दिमाग में किस तरह से इंटरनली रिप्रेजेंट कर रहे हो। ठीक है, कि आप बाहर की दुनिया को अपने दिमाग में किस तरह से इंटरनली रिप्रेजेंट कर रहे हो। अगर मैं आसान अल्फाज में कहूँ तो आप ये कह सकते हैं कि आप किन चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं या चीज़ों को क्या माने दे रहे हैं। ठीक है, आप किन चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं, आप किन चीज़ों को क्या माने दे रहे हैं, ये आपकी इंटरनल रिप्रेजेंटेशन इस तरह से फॉर्म हो रही होती है। अच्छा, जैसी ही आपकी इंटरनल रिप्रेजेंटेशन फॉर्म हो रही होती है, वैसे ही जो है वो आपका स्टेट ऑफ माइंड डेवलप हो रहा होता है। ठीक है, जिस तरह की आपकी इंटरनल रिप्रेजेंटेशन होती है, वैसे ही आपका स्टेट ऑफ माइंड डेवलप हो रहा होता है। स्टेट ऑफ माइंड से क्या मुराद है, आसान अल्फाज में अगर मैं कहूँ तो आपका मूड कैसा है, आपकी इमोशनल स्टेट कैसी है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहीं पे जा रहा हूँ, मुझे चोट लग जाए, मुझे चोट लग जाए, और मेरी इंटरनल रिप्रेजेंटेशन ये हो कि अरे यार ये मेरे साथ ही लाइफ में ऐसा क्यों होता है, मुझे ही क्यों सारी तकलीफ पहुंचती है, ठीक है, मुझे ही क्यों प्रॉब्लम का शिकार होना पड़ता है। तो अगर मैं इस तरह से सोचूंगा, अगर मेरी इंटरनल रिप्रेजेंटेशन इस तरह की होगी, तो आपके ख्याल में मेरा स्टेट ऑफ माइंड पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? व्हाट डू यू थिंक, विल इट बी पॉजिटिव और नेगेटिव? तो जैसे कि आप लोग शेयर कर रहे हैं कि नेगेटिव होगा, राइट। लेकिन इसके बरक्स अगर मेरा जैसे ही मुझे चोट लगी और मेरे दिमाग में ये आए कि जी चोट अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि चोट लगने से जो है वो गुनाह धुलते हैं इंसान के। ठीक है, तो उस वक्त मेरा फिर स्टेट ऑफ माइंड क्या होगा, डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, उस वक्त मेरा स्टेट ऑफ माइंड पॉजिटिव हो जाएगा। सो एक चीज जो आपके स्टेट ऑफ माइंड को इम्पैक्ट करती है, इन्फ्लुएंस करती है, क्रिएट करती है, वो है आपकी इंटरनल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, कि आप किस तरह से बाहर की दुनिया को इंटरनली रिप्रेजेंट कर रहे हो। और उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसका मैंने जिक्र किया। दूसरी चीज़ जो आपकी स्टेट ऑफ माइंड को इम्पैक्ट कर रही होती है, इन्फ्लुएंस कर रही होती है, वो है आपकी फिजियोलॉजी। ठीक है, वो है आपकी फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी से मुराद है आपकी बॉडी। ठीक है, फिजियोलॉजी से आपकी मुराद है बॉडी, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका पोस्चर, आप किस तरह से बैठे हुए हैं, किस तरह से खड़े हुए हैं, आपकी बॉडी में क्या चल रहा है, इसको हम कहते हैं फिजियोलॉजी। ठीक है, तो फिजियोलॉजी का एक एक गहरा ताल्लुक है आपकी स्टेट ऑफ माइंड के साथ। ठीक है, और आपका स्टेट ऑफ माइंड का गहरा ताल्लुक है आपकी फिजियोलॉजी के साथ। जैसी इंसान की स्टेट ऑफ माइंड होती है, वैसी उसकी फिजियोलॉजी हो जाती है, या वाइस वर्सा, कि जैसा इंसान फिजियोलॉजी अडॉप्ट करता है उसका स्टेट ऑफ माइंड भी वैसी हो जाती है। ठीक है, इस पॉइंट को प्लीज समझने की, जिससे आप लोगों के बहुत सारे मसले हल हो सकते हैं अगर आपने इस पॉइंट को समझ लिया, इसको मास्टर कर लिया। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर एक बंदा डिप्रेशन में है, ठीक है, एक बंदा डिप्रेशन फील कर रहा है, तो वो किस तरह से बैठेगा, उसका बैठने का पोस्चर क्या होगा, फिजियोलॉजी क्या होगी, तो आप क्या बताएंगे?
किस तरह से बैठेगा, उसकी शोल्डर पोजीशन, हेड पोजीशन किस तरह का होगा, व्हाट डू यू थिंक? सो मिसेस इरफान कह रही कि हंस्ड होगा, ड्रूपिंग शोल्डर्स, शोल्डर्स डाउन होंगे, ठीक है, सर भी उसका नीचे होगा, ठीक है। सो सो बेसिकली ये जो आप चैट बॉक्स में तो बता रहे हैं, ये बेसिकली क्या बता रहे हैं कि ये आप फिजियोलॉजी बता रहे हैं डिप्रेशन की, ठीक है, ये फिजियोलॉजी बता रहे हैं आप डिप्रेशन की। तो इससे पता क्या चला कि हर इमोशनल स्टेट की एक फिजियोलॉजी होती है, ठीक है, हर इमोशनल स्टेट की एक फिजियोलॉजी होती है। डिप्रेशन की अपनी फिजियोलॉजी है, जैसे आप लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं, यही तरह से हैप्पीनेस की अपनी फिजियोलॉजी है, एक्साइटमेंट की अपनी फिजियोलॉजी है, एनर्जी की अपनी फिजियोलॉजी है, ठीक है, पीस की एक अपनी एक फिजियोलॉजी है, ठीक है। सो हर इमोशनल स्टेट की एक अपनी फिजियोलॉजी होती है। सो आप जिस तरह की फिजियोलॉजी को अडॉप्ट करेंगे, आपकी इमोशनल स्टेट बिल्कुल वैसी हो जाएगी, ठीक है। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, इस पॉइंट को पिक कर लें कि आप जिस तरह की फिजियोलॉजी को अडॉप्ट करेंगे, आपकी जो इमोशनल स्टेट है वो ऑटोमेटिकली वैसी होना शुरू हो जाएगी, सही है। तो लेट्स डू एन एक्सरसाइज टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट फर्दर, इसको फर्दर समझने के लिए लेट्स डू एन एक्सरसाइज। तो बेसिकली आप करें क्या, जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे करते जाए। आप क्या करें कि अपने आई लेवल से थोड़ा ऊपर देखें, ठीक है, आई लेवल से थोड़ा ऊपर देखें, एंड गिव योर बेस्ट स्माइल। आपके चेहरे पे पूरे स्माइल के एक्सप्रेशन हो, आप जो है वो ऊपर देख रहे हो, ठीक है, आई लेवल से थोड़ा ऊपर देख रहे हो, आपकी बेस्ट स्माइल हो, ऐसा कि आपकी बत्ती सी नजर आ रही हो, ठीक है, आपकी बेस्ट स्माइल हो, आपकी बेस्ट स्माइल हो, ठीक है, बत्ती सी नजर आ रही हो, ऊपर की तरफ आप देख रहे हो, सारे एक्सप्रेशन स्माइल के हो। नाउ इन सारे एक्सप्रेशंस को मेंटेन रखते हुए, आपकी स्माइल अपनी जगह पे वैसी ही रहे, आपके एक्सप्रेशन स्माइल के रहे, आप उसी तरह ऊपर देख रहे हो। ट्राई टू बी सैड एंड नोटिस व्हाट हैपेंस इंस्टेड। उदास होने की कोशिश करें और देखें उसकी जगह क्या होता है। आपके एक्सप्रेशन चेंज नहीं होने चाहिए, ठीक है, आप उसी तरह से ऊपर देख रहे हो, आपकी स्माइल भी वैसी रहे अपनी जगह पे मेंटेन, आपके स्माइल के एक्सप्रेशन भी अपनी जगह पे मेंटेन रहे। इन एक्सप्रेशंस को मेंटेन करते हुए, इन इस स्माइल को मेंटेन करते हुए, इस बत्तीसी के साथ इसको मेंटेन करते हुए, ऊपर देखते हुए कोशिश करें उदास होने की और देखें उसकी जगह क्या होता है। जस्ट एक्सपीरियंस एंड लेट मी नो व्हाट हैपेंस। आपकी स्माइल मेंटेन रहनी चाहिए, आपकी एक्सप्रेशन मेंटेन रहने चाहिए, ठीक है, स्माइल, ठीक है, मेंटेन रहनी चाहिए, आप एक्सप्रेशन मेंटेन उसी तरह से ऊपर देख रहे हो। तो जैसे सारा कह रही हैं, ये मिस इरफान कह रही है कि इट्स नॉट पॉसिबल, कि नहीं कर पा रहे, ठीक है, हम नहीं कर पा रहे, ठीक है, नॉट फील सैड। सो इस एक्सपेरिमेंट से बेसिकली अगर आपने सही से किया हो तो आपको क्या पता चला, ठीक है, दो बहुत इंपॉर्टेंट बातें पता चली। एक तो आपको लिंक समझ में आया आपकी स्टेट का और आपकी फिजियोलॉजी का, ठीक है, स्टेट का और आपकी फिजियोलॉजी का। और दूसरी चीज क्या समझ में आई कि अगर आपने कोई एक फिजियोलॉजी अडॉप्ट की हुई है, यानी फॉर एग्जांपल अगर आपने खुशी की फिजियोलॉजी अडॉप्ट की हुई है, तो आपके लिए उदास होना जो है वो नामुमकिन हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने इस एक्सपेरिमेंट से हमें क्या समझ में आया कि अगर आपने खुशी की फिजियोलॉजी अडॉप्ट की हुई है तो आपके लिए उदास होना नामुमकिन हो जाएगा, ठीक है। तो यही तरह अगर आपने डिप्रेशन की फिजियोलॉजी अडॉप्ट की हुई है तो फिर आपके लिए खुश होना मुश्किल हो जाएगा। सो आज के बाद आप कभी भी आपको लगे कि आप डाउन फील कर रहे हैं, उदास फील कर रहे हैं, यू फील लो इन एनर्जी, यू फील सैड, यू फील डिप्रेस्ड, सिंपली आपने क्या करना है, अपनी फिजियोलॉजी को चेंज करना है। चेंज योर फिजियोलॉजी, ठीक है, खड़े हो जाएं, वॉक करें, घूमे फिरे, थोड़ा सा एक्सरसाइज करें, डू समथिंग, चेंज योर फिजियोलॉजी। तो आप नोटिस करेंगे कि ऑटोमेटिकली थोड़ी देर में क्या होगा कि आपका इमोशनल स्टेट भी चेंज हो जाएगी, आपका मूड भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। और उसको करने का एक और मैं आपको टिप देना, एक बहुत आसान तरीका जो अक्सर एनएलपी में शेयर कर रहे हो तो दूसरों के साथ, वो ये कि आप जिस स्टेट को भी एक्सपीरियंस करना चाह रहे हो, यानी फॉर एग्जांपल आप जो है वो लो एनर्जी हैं, आप एनर्जी में लो हैं, आप चाह रहे हैं कि आपकी एनर्जी लेवल बढ़ जाए, या आप उदास फील करें, आप चाह रहे हैं कि मैं खुश फील करना शुरू कर दूं, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करें कि जस्ट क्लोज योर आइज, ठीक है, जस्ट क्लोज योर आइज एंड देन थिंक अबाउट अ टाइम, थिंक अबाउट अ टाइम जिसमें जो है आप उस पर्टिकुलर रिसोर्स को आपने एक्सपीरियंस किया था। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप चाह रहे हैं कि एनर्जी को आप एक्सपीरियंस करें, ठीक है, आपकी जो स्टेट ऑफ माइंड है वो एनर्जेटिक हो जाए, आप एनर्जेटिक फील करें, तो सिंपली थिंक ऑफ अ पास्ट टाइम जिसमें जो है आप एनर्जी को जो है आप बहुत ज्यादा एनर्जेटिक थे, ठीक है, जस्ट थिंक ऑफ पास्ट जिसमें आप बहुत ज्यादा एनर्जेटिक थे।
और आप क्या करें कि उस इवेंट को अपने दिमाग में रिलिव करें और साथ साथ अपनी फिजियोलॉजी को वैसी चेंज करते जाएं जैसे उस इवेंट में थी। यानी जब बहुत ज्यादा एनर्जेटिक थे तो आपकी फिजियोलॉजी कैसे थी, आप खड़े हुए किस तरह थे, आप बैठे हुए किस तरह थे, आप सांस किस तरह से ले रहे थे, आपकी मसल मूवमेंट कैसी थी, आपके मसल्स आपके टेंस थे या रिलैक्स थे, आप सांस जोर जोर से ले रहे थे या हल्के हल्के ले रहे थे, आपके शोल्डर और हेड पोजीशन किस तरह की थी। आप वो सारी चीजें बिल्कुल वैसी करते चले जाए, तो ऑटोमेटिकली आप नोटिस करेंगे कि आपके अंदर एनर्जी आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, मैं आपको एक मिसाल दूं। कभी कभार इस तरह हो रहा होता है कि फॉर एग्जाम्पल मैं बिस्तर पे लेटा हुआ हूँ और जो है वो मैं लेथार्जिक लेजी फील कर रहा हूँ, और जो है मिसाल के तौर पे नमाज का टाइम मुझे पता है निकलने वाला है, मुझे नमाज पढ़नी है लेकिन मैं दिल नहीं चाह रहा और मैं लेजी फील कर रहा हूँ। सो मैं क्या करता हूँ कि सिंपली बिस्तर पे लेटे लेटे आई सिंपली क्लोज माई आईज एंड थिंक ऑफ अ टाइम जिसमें मैं बहुत ज्यादा एनर्जेटिक था। तो उसको मैं अपने दिमाग में लेके आता हूँ। एंड देन व्हाट आई डू नेक्स्ट इज कि उस पर्टिकुलर टाइम में मेरे जिस्म कैसा था, मेरी बॉडी लैंग्वेज कैसी थी, मैं सांस किस तरह से ले रहा था, ठीक है, मेरे मसल्स क्या रिलैक्स थे या टेंस थे। ठीक है, मैं उसी चीज को अपने अंदर एक्सपीरियंस करना शुरू कर देता हूँ तो ऑटोमेटिकली मेरे अंदर एनर्जी आना शुरू हो जाती है। और विद पैसेज ऑफ टाइम आपको समझ में आ जाएगा कि मैं अपनी फिजियोलॉजी में क्या चीज चीज चेंज करूँ कि मुझे जिससे फॉर एग्जाम्पल लेट्स से एनर्जी मेरे अंदर क्रिएट हो जाए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मुझे पता है अपने बारे में कि अगर मैं जोर जोर से सांस लेना शुरू कर दूँ और अपने मसल्स को टाइट कर लूँ, ठीक है, तो मेरे अंदर ऑटोमेटिकली एनर्जी की फीलिंग आ जाती है। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू कैन चेंज योर स्टेट ऑफ माइंड वेरी क्विकली एंड डू व्हाट यू वांट टू डू। अगेन मैंने सिर्फ एनर्जी की आपको एग्जांपल दी है, यू कैन यूज इट फॉर एनी अदर स्टेट। आप इसको पीस ऑफ माइंड के लिए कर सकते हैं, रिलैक्सेशन के लिए। जब आप अगर आप रिलैक्सेशन के लिए कर रहे हैं तो थिंक ऑफ अ टाइम जिसमें बहुत ज़्यादा रिलैक्स थे, उस मेमोरी को रिलीव करें और फिजियोलॉजी को बिल्कुल वैसे ही कर लें, तो यू विल नोटिस कि आपका जो है वो स्टेट ऑफ माइंड चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें और बहुत सारी डिटेल्स है लेकिन टाइम की लिमिटेशन है तो मैं फिलहाल इतना ही शेयर कर रहा हूँ इस हवाले से। इस हवाले से आपने हदीस जरूर जरूर आप में से बहुत से लोगों ने सुनी होगी कि अगर तुम गुस्से में हो खड़े हो तो बैठ जाओ, बैठे हो तो लेट जाओ। ठीक है, अगर तुम गुस्से में हो खड़े हो, खड़े हो तो बैठ जाओ, बैठे हो तो लेट जाओ। तो क्या आपने ये हदीस सुनी है, गुस्से में हो खड़े हो तो बैठ जाओ, बैठे हो तो लेट जाओ? तो अगर आपने ये हदीस सुनी है तो इसमें बेसिकली क्या चीज शिफ्ट हो रही है, क्या चीज तब्दील हो रही है, क्या चीज तब्दील हो रही है जिस वजह से आपका इमोशनल स्टेट चेंज हो रहा है, व्हाट इज बेसिकली चेंजिंग। तो इफ नोटिस कि इसमें आपकी फिजियोलॉजी तब्दील हो रही है। ठीक है, तो आपकी फिजियोलॉजी तब्दील हो रही है। अगर आप खड़े हुए हैं, खड़े हैं तो बैठ जाए तो आपकी फिजियोलॉजी तब्दील हो जाएगी, तो आपका गुस्सा कम हो जाएगा। अगर आप बैठे हुए हैं, आप बैठने से लेट जाए तो आपको जो है फिजियोलॉजी तब्दील हो जाएगी, तो जो है वो आपका गुस्सा जो है वो कम हो जाएगा। राइट, तो फिजियोलॉजी का जैसे मैंने कहा एक गहरा ताल्लुक है आपके स्टेट ऑफ माइंड के साथ। ठीक है, तीसरी चीज जिसका मैं यहाँ पे जिक्र नहीं कर रहा, जो स्लाइड में आपको नजर नहीं आएगी, वो है स्पिरिचुअलिटी। ठीक है, कि आप स्पिरिचुअली जो आपके इंसान की स्पिरिचुअल कुछ नीड्स होती हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ऐसी ज्यादातर लोग जो है मुसलमान है, तो फॉर एग्जाम्पल बीइंग अ मुस्लिम हमारी जो रूहानी नीड्स हैं, जो हमारी रूह की ग़िज़ा है, क्या उसे हम वो दे रहे हैं। यानी फॉर एग्जाम्पल हमारा अल्लाह से कनेक्शन कैसे है, हमारी इबादत कैसी हैं, एंड सो ऑन। तो वो भी अगर आप उसमें भी लैग करेंगे तो आप स्टेट ऑफ माइंड आपको अच्छा एक्सपीरियंस नहीं करेंगे। ठीक है, तो मेक श्योर कि आपको वो साइड भी जो स्ट्रॉन्ग हो। ठीक है, तो जैसी आपकी स्टेट डेवलप होती है इवेंचुअली उसी स्टेट के हवाले से फिर आपके बिहेवियर्स होते हैं। जैसी स्टेट होती है वैसे बिहेवियर्स होते हैं। अगर मैं गुस्से में हूँ तो मैं डिफरेंटली बिहेव करता हूँ, अगर मैं एक्साइटेड हूँ तो मैं डिफरेंटली बिहेव करूंगा, अगर मैं उदास हूँ तो डिफरेंटली बिहेव करूंगा। राइट, तो जैसी स्टेट ऑफ माइंड होती है अक्सर औकात उसी तरह से बिहेव कर रहा होता है। और जिस तरह से इंसान बिहेव कर रहा होता है उसको हाई चांसेस है कि उसी तरह से उसको लाइफ में रिजल्ट मिल रहे हो। तो इन शॉर्ट अगर आप चाहते हैं कि आप अगर अपनी लाइफ में अच्छे रिजल्ट हासिल करें तो उसके लिए आपको अपने बिहेवियर्स पे काबू पाना होगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपके बिहेवियर सही हों, आपके बिहेवियर्स आपके काबू में हो, तो उसके लिए आपको अपनी स्टेट ऑफ माइंड को कंट्रोल करना आना चाहिए। ठीक है, अपनी इमोशनल स्टेट को कंट्रोल करना आना चाहिए। और उसके लिए जैसा मैंने कहा कि तीन चार चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ये कि आपकी फिजियोलॉजी पॉजिटिव हो, दूसरी ये कि आपकी इंटरनल रिप्रेजेंटेशन एम्पावरिंग हो, उसमें कोई ऐसी चीज ना हो जो आपको लिमिट करे, आपको सोच में नेगेटिविटी लेके आए। और तीसरी चीज जो मैंने आपको बताया वो है स्पिरिचुअलिटी। ठीक है, कि स्पिरिचुअलिटी जो है, स्पिरिचुअल जो नीड्स है वो भी आपकी पूरी हुई हो। ठीक है, तो अगर आप इस चीज़ को मास्टर कर लेते हैं तो उससे जो है आपको बड़ी आसानी हो जाएगी अपने आप को अच्छी स्टेट में रखने के लिए। और इंशाल्लाह फिर आप कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप लॉन्ग टर्म डिप्रेशन में चले जाएं या उदास हो या परेशान बैठे रहें। ठीक है, हाँ वक्ती तौर पर इंसान पे जरूर इस तरह की कैफियत आ जाती है, लेकिन आप इन टिप्स पे अमल करेंगे तो इसके थ्रू आप बड़ी आसानी से जो है इन सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं। ठीक है जनाब, यही तरह से क्या होता है कि अक्सर औकात बाज लोग जो है वो डर रहे होते हैं, उनको पब्लिक स्पीकिंग में डर लगता है कि जी मैं लोगों के सामने बात नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। ठीक है, या फलाना सिचुएशन में अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होती है, या मुझे फियर है या फोबिया है। तो किस वजह से होता है कि उनकी इंटरनल रिप्रेजेंटेशन में कोई मसला होता है। ठीक है, और जिस तरह से वो उस सिचुएशन को इंटरनली रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं ना, उसमें कोई मसला होता है जिसकी वजह से उनके इस तरह के बिहेवियर्स होते हैं, इसके अंदर उनकी फियर की स्टेट डेवलप हो रही होती है एंड सो ऑन।
ठीक है। तो मिसाल के तौर पे लेट्स से अगर कोई बंदा पब्लिक स्पीकिंग करना चाहता है और पब्लिक स्पीकिंग करने में जो है उसको डर लगता है, ठीक है, उसको घबराहट होती है या वट एवर, तो हो सकता है कि उसके दिमाग में जो उसकी रिप्रेजेंटेशन बन रही हो, जो विजुअलाइजेशन वो कर रहा हो, इस तरह की कर रहा हो कि जी वो जा रहा है तो लोग जो है उसका मजाक उड़ा रहे हैं और टमाटर मार रहे हैं और हुआ कर रहे हैं। तो इस तरह की अगर उसकी इंटरनल रिप्रेजेंटेशन होगी तो फिर उसके लिए मुश्किल हो जाएगा जाके जो है वो सही से जो है वो पब्लिक स्पीकिंग करना। तो हम क्या करते हैं कि एनएलपी हिप्नोसिस में उसका जो है वो इंटरप्रिटेशन ही चेंज कर देते हैं कि नेक्स्ट टाइम जब वो पब्लिक स्पीकिंग के बारे में सोचें तो ऑटोमेटिकली इसके अंदर जो थॉट्स आएंगी वो इस तरह की आएंगी कि मैं खड़ा हुआ हूँ और मैं पब्लिक स्पीकिंग कर रहा हूँ और लोग जो है वो मेरी तारीफ कर रहे हैं और सो ऑन, मेरी फिजियोलॉजी भी इस तरह की है सो ऑन। तो फिर ऑटोमेटिकली उसके जो बिहेवियर है वो तब्दील हो जाता है। ठीक है। तो एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट वो ये है कि जो अपने पास आप नोट कर सकते हैं कि अक्सर औकात जब इमेजिनेशन और विल पावर आमने सामने होती हैं, ठीक है, जब इमेजिनेशन और विल पावर आमने सामने होती हैं तो अक्सर औकात इमेजिनेशन जो है वो जीत जाती है। ठीक है, इस पॉइंट को प्लीज नोट कर ले अपने पास। जब इमेजिनेशन और विल पावर आमने सामने होती है तो अक्सर औकात जो है क्या होता है, इमेजिनेशन जो है वो जीत जाती है और विल पावर जो है वो हार जाती है। ठीक है। यानी फॉर एग्जाम्पल आपने विल पावर से कहा कि हाँ जी मैं अच्छी प्रेजेंटेशन दूंगा, मैं इस बार छा जाऊंगा, जबरदस्त प्रेजेंटेशन दूंगा, लेकिन अगर इमेजिनेशन में ये चीजें आ रही हैं कि लोग मजाक उड़ा रहे हैं, अंडे मार रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगा पब्लिक स्पीकिंग सही से करना, जैसा मैंने शुरू में कहा। या सिमिलरली अगर आपने कहा कि मैं कल से पिज्जा नहीं खाऊंगा या आज से पिज्जा नहीं खाऊंगा, आपने विल पावर यूज करके कहा, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद जो है आपकी इमेजिनेशन में आपको जो है वो पिज्जा की लेट से खुशबू आना शुरू हो गई, उसके बारे में उसका टेस्ट आपके दिमाग में आना शुरू हो गया, उसका मजा आपके मुंह में आना शुरू हो गया, then it will become hard for you to resist the pizza और फिर होता है पिज्जा खा लें। ठीक है, इसी वजह से अक्सर लोग ये काम कर रहे होते हैं। तो दैट्स वाई इट्स वेरी क्रिटिकल, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इस चीज को, इस प्रोसेस को समझें और सीखें कि किस तरह अपनी इमेजिनेशन को आप रिप्रोग्राम कर सकते हैं ताकि आपके बिहेवियर जो है वो तब्दील हो जाए। एक और चीज जो एनएलपी में देखते हैं वो है परसेप्शन इज प्रोजेक्शन। ठीक है, कार्ल यंग एक मशहूर एक्सपर्ट है, उसने इनिशियली कॉइन किया था परसेप्शन इज प्रोजेक्शन। परसेप्शन इज प्रोजेक्शन से क्या मुराद है कि आपने प्रोजेक्टर देखा होगा ना। प्रोजेक्टर क्या करता है कि कुछ डेटा को वो क्या करता है कि स्क्रीन पे शो कर रहा होता है। ठीक है, प्रोजेक्टर क्या कर रहा है, क्या करता है कि वो डाटा को स्क्रीन पे शो कर रहा होता है ना, किसी स्क्रीन पे शो कर रहा होता है। सो सो बेसिकली अगर मैं आपसे पूछूं कि वो जो डाटा आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है वो वहीं एग्जिस्ट करता है या प्रोजेक्टर से निकल के आ रहा है, तो आप क्या कहेंगे? जो डाटा, जो प्रेजेंटेशन आपको स्क्रीन पे नजर आ रही हो लेट्स से, तो वो वहीं पे एग्जिस्ट करती है या वो प्रोजेक्टर से निकल के वहां पे आ रही है, तो आप क्या कहेंगे? सो जैसा हीरा कह रही है कि जी वो प्रोजेक्टर से निकल के आ रहा है, ठीक है, तो वो वहां पे एग्जिस्ट नहीं करता। वो जो चीज है, वो स्लाइड वहां पे एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन हमें इस तरह दिख रहा होता है कि शायद वो वहां पे, हालांकि वो चीज वहां पे नहीं होती बल्कि वो प्रोजेक्टर से निकल के आ रही होती है। तो जिस तरह प्रोजेक्टर जो है वो डाटा किसी स्क्रीन पे प्रोजेक्ट कर रहा होता है, सिमिलरली हम जो है वो अपनी जो है, अपनी जो थॉट्स हैं, अपनी जो परसेप्शन है, वो दूसरों पर प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं और समझ रहे होते हैं कि मसला वहां पे। ठीक है, हम अपनी थॉट्स जो है, अपनी परसेप्शन जो है, वो हम दूसरे लोगों पे, दूसरी सिचुएशन पे, दूसरी चीजों पे प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं और हम ये समझ ये रहे होते हैं कि मसला वहां पे है, वहां पे कोई प्रॉब्लम है। इसे कहते हैं परसेप्शन इज प्रोजेक्शन। यानी कि फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि किसी इंसान का ये परसेप्शन हो, ये सब बिलीफ हो, उसने जनरलाइजेशन दिमाग में बनाई हुई हो कि जी यू नो औरतें जो है, तमाम औरतें जो है वो मतलबी होती हैं। ठीक है, तमाम औरतें जो है वो मतलबी होती हैं, उसके दिमाग में ये परसेप्शन है औरतों के बारे में। अब कल को कोई आता है बहुत सिंसेरिटी के साथ उसको कोई गिफ्ट देता है या उसको कोई तो कोई फायदा पहुंचाता है, तो अब वो क्या करेगा, अभी भी वो ये सोचेगा कि यार ये जो मुझे फायदा पहुंचा रही है ना, ये मुझे फायदा पहुंचा रही है, यकीनन इसके पीछे कोई ना कोई मतलब है, यकीनन ये मुझसे कुछ चाहती है। जबकि जरूरी नहीं है कि ऐसा हो, बल्कि हो सकता है कि बहुत ही वो अच्छी नीयत के साथ, बहुत ही जो है इखलास के साथ जो है वो उसको गिफ्ट दे रही है। तो हम क्या कर रहे होते हैं कि अपनी परसेप्शन को मुख्तलिफ जगहों पे प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं और अब समझ ये रहे होते हैं कि असल मसला आउटर वर्ल्ड में है, जबकि मसला आउटर वर्ल्ड में नहीं होता बल्कि मसला इनर वर्ल्ड में होता है। ठीक है, मसला इनर वर्ल्ड में होता है। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि अगर आप आउटर वर्ल्ड में रिजल्ट्स आपके तब्दील हो जाएं, तो उसके लिए आपको अपने इंटरनल वर्ल्ड पे काम करना पड़ेगा, अपने माइंडसेट पे काम करना पड़ेगा, अपनी परसेप्शन पे काम करना पड़ेगा ताकि आपको बेहतर रिजल्ट्स मिल सके। ठीक है, दैट्स वेरी वेरी क्रूशल। ठीक है,
सेम सिचुएशन है, पाकिस्तान की एग्जांपल ले लें। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में बहुत से लोग हैं जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा तरक्की भी कर रहे हैं, और बहुत से लोग ये भी समझते हैं कि जी यहाँ पे तो रहना पॉसिबल ही नहीं है, इतनी फजूल जगह है, बेकार जगह है, वो छोड़ के चले जाते हैं। ठीक है, हालांकि जगह वही है, अब दोनों लोगों के लिए वही मुल्क है, वही सिचुएशन है, सब कुछ वही है। तो फर्क क्या चीज़ कर रही है? फर्क क्या चीज़ कर रही है कि वो जो परसेप्शन है वो दोनों की डिफरेंट है। एक जो है वो सिचुएशन को किसी और तरह से परसीव कर रहा है, दूसरा किसी और तरह से परसीव कर रहा है, इसलिए उनके बिहेवियर जो है वो अलग है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपनी परसेप्शन पे नजर रखें और उस पर देखें कि कहीं हमने इस तरह की कोई गलत चीज़ें तो अपनी परसेप्शन में नहीं लेके आए। और उसके लिए ज़ाहिर है, इसके लिए ज़रूरी है कि हमने आपकी हमें नॉलेज इन्हेंस करें, एक्सपर्ट के साथ बैठें, ठीक है, क्रिटिकली चीज़ों को एनालाइज करें ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो सके। इसी वजह से एक और चीज़ हम डिस्कस करते हैं वो ये करते हैं कि वट एवर यू फोकस ऑन, वट एवर यू फोकस ऑन, यू ऑब्जर्व, गेट एंड एक्सपीरियंस मोर। ठीक है, वेयर फोकस गोज एनर्जी फ्लोज। जिस चीज पे आप फोकस ज्यादा करेंगे वो चीज आपको ज्यादा ऑब्जर्व होगी, वो ज्यादा चीज आपको मिलना शुरू हो जाएगी लाइफ में, देयर चांसेस, और वो चीज आप ज्यादा एक्सपीरियंस करेंगे। ठीक है, वो चीज आप ज्यादा एक्सपीरियंस करेंगे। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने कोई नई गाड़ी लेने का सोचा हो, या नया मोबाइल फोन लेने का सोचा हो, या नया कोई ड्रेस लेने का सोचा हो, और अचानक आपको वही गाड़ी रोड पे नजर आना शुरू हो जाए बहुत ज्यादा, या वही मोबाइल फोन दूसरों के हाथ में नजर आना शुरू हो जाए, या वही चीज किसी और के साथ नजर आना शुरू हो जाए? कभी आपके साथ ऐसा हुआ है? सो आई एम श्योर कि आपने इस चीज को काफी दफा एक्सपीरियंस किया होगा। तो ऐसा क्यों होता है? क्या वो चीज पहले एग्जिस्ट नहीं कर रही थी? क्या वो गाड़ियां पहले से रोड पे नहीं थी? क्या आपकी सोच की वजह से वो आपके खरीदने की डिसीजन के बाद लोग गाड़ियां रोड पे ले आए? क्या ऐसा हुआ था? कैसा हुआ था? यानी कि अगर मैंने एक गाड़ी लेने का सोचा और वही गाड़ी मुझे हर जगह नजर आना शुरू हो गई, तो क्या मेरी सोच की वजह से लोग नई गाड़ियां लेके आ गए रोड पे अचानक से? द थिंग इज कि नहीं, ऐसा नहीं, बल्कि जैसे आप लोग भी चैट बॉक्स में बता रहे हैं कि मेरा जो है वो फोकस वहां पे चला गया। तो जब वो चीज पे मैंने फोकस कर लिया, वो चीज मेरे फोकस में आ गई, तो मुझे हर दूसरी गाड़ी वही नजर आ रही है। ठीक है, हर दूसरी गाड़ी वही नजर आ रही है। तो जिस चीज पे आप फोकस करते हैं वो चीज आपको लाइफ में ज्यादा नजर आना शुरू हो जाती है, वो ज्यादा एक्सपीरियंस करना शुरू कर देते हैं। तो मसला ये होता है कि बाज लोगों का फोकस इस चीज पे सेट हो जाता है कि मेरे अराउंड क्या प्रॉब्लम्स हैं या क्या लिमिटेशंस हैं। ठीक है, मेरे अराउंड क्या, मेरे इर्द गिर्द क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या लिमिटेशंस हैं। तो उनके बारे में सोचना शुरू कर देंगे तो इंसान परेशान होता चला जाएगा, उसको हर जगह प्रॉब्लम नजर आना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, हर सिचुएशन में बुराई नजर आना शुरू हो जाएगी, प्रॉब्लम नजर आना शुरू हो जाएंगी। इसके बरक्स इंसान बाल लोगों का फोकस चीज पे होता है कि मेरे इर्द गिर्द क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या सोल्यूशन हैं। ठीक है, क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या सोल्यूशन हैं, क्या मेरी ब्लेसिंग्स हैं, सो ऑन। तो फिर जिस तरह का आपका फोकस होता है, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ और आपके इमोशंस वैसे होना शुरू हो जाते हैं। तो अगर आपका आपका जो फोकस है वो प्रॉब्लम्स पे है, लिमिटेशंस पे है, नेगेटिव चीजों पे है, तो फिर आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो खराब हो जाएगी, और आपको वो रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे जो आप हासिल करना चाहते हैं। फिर अपनी लाइफ से आप डिससेटिस्फाइड हो जाएंगे। होता है कि आप जो है फिर, जैसे मैंने एग्जाम्पल दी कि जो लोग फॉर एग्जाम्पल अगर पाकिस्तान छोड़ के चले जाते हैं, तो इसीलिए छोड़ के चले जाते हैं ना कि उनको फोकस कर रहे होते हैं प्रॉब्लम्स पे, कि यहाँ पे ये भी प्रॉब्लम है, वो भी प्रॉब्लम है, ये भी मसला है, वो भी मसला है, एंड सो ऑन। इसके बाद दूसरे लोग हैं जो यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज पे फोकस करते हैं, यहाँ पे ये भी अपॉर्चुनिटी है, वो भी अपॉर्चुनिटी है, मैं ये भी कर सकता हूँ, वो भी कर सकता हूँ, यहाँ पे ये एडवांटेज है, ये एडवांटेज हो, तो यहीं पे रहते हैं, यहीं पे तरक्की करते हैं। ठीक है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो है वो अपने जो है फोकस को आ, परखें कि मैं यूजुअली किन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करता हूँ या करती हूँ। पिछले एक हफ्ते में, एक महीने में मैंने किन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस किया है? प्रॉब्लम पे फोकस किया, अपॉर्चुनिटीज पे फोकस किया। ठीक है, मुश्किलों पे फोकस किया या सोल्यूशन पे फोकस किया। तो अपने फोकस को इन चेक रखें। ठीक है, दूसरी चीज जो हम कहते हैं एनएलपी में डिस्कस करते हैं वो है व्हेन वी चेंज द वे वी लुक एट थिंग्स, थिंग्स चेंज। ठीक है, व्हेन वी चेंज द वे वी लुक एट थिंग्स, थिंग्स चेंज। क्या मतलब है इस बात का? नहीं, फॉर एग्जाम्पल से बात हम ये कह रहे हैं कि जब आप चीज़ों को देखने का तरीका चेंज करते हैं तो चीज़ें भी तब्दील हो जाती हैं, या चीज़ों को देखने का नजरिया तब्दील कर देते हैं तो चीज़ें भी तब्दील हो जाती हैं। नहीं, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से जो है आप जो है वो किसी ग्रोसरी स्टोर में खड़े हुए हों, आप किसी ग्रोसरी स्टोर में खड़े हुए हों और वहां पे जो है लाइन लगी हुई है, लोग पेमेंट कर रहे हों। अचानक एक बंदा जो है वो भागते हुए आए, लाइन को तोड़े और एक पानी की बोतल खरीद के चले जाए। ठीक है, तो आपका रिस्पॉन्स क्या होगा इस सिचुएशन में? क्या आप खुश होंगे या गुस्सा आएगा आपको? नहीं, फॉर एग्जाम्पल बंदा आया लाइन तोड़ के और जो है वो सबसे आगे उसके पानी लेके भाग गया। तो एक जो नेचुरल रिएक्शन होता है यूजुअली क्या होता है? गुस्सा आता है कि यार ये क्या बदतमीजी, हम पागल हैं, लाइन में खड़े हुए हैं, ये आके बीच में चला गया, राइट? तो ज़ाहिर है आपको गुस्सा है। तो लेट्स से कि आप सामान लेके बाहर निकले। जैसे ही आप बाहर निकले तो आपने देखा कि एक बूढ़ा शख्स जो है वो नीचे जमीन पे बेहोश पड़ा हुआ है, और वही लड़का जो पानी की बोतल लेके गया था वो उसके मुंह पे पानी मार रहा है, उसको पानी पिला रहा है। ठीक है, पानी पिला रहा है। तो फिर आप, अब आपकी सिचुएशन क्या होगी, आपकी परसेप्शन क्या होगी, आप कैसे फील करेंगे? क्या अभी भी आपको उस लड़के के बारे में नेगेटिव फीलिंग्स होंगी? क्या अभी भी नेगेटिव फीलिंग्स होंगी, गुस्सा आएगा?
तो अब क्या होगा कि आपका जो है वो आपका जो बिहेवियर है वो तब्दील हो जाएगी, आपकी सोच तब्दील हो जाएगी, और आपको बल्कि उस पर आप जो है वो उसके बारे में अच्छा महसूस करेंगे, कितना अच्छा लड़का है, लोगों की हेल्प कर रहा है। तो क्या हुआ कि आपका देखने का नजरिया तब्दील हो गया। तो आपका जब नजरिया तब्दील हो जाता है तो चीज तब्दील हो जाती है। राइट। तो अक्सर औकात, जिसमें मैंने पहले भी कहा कि मसला जो है वो हमारे नजरियों में होता है, जिस तरह से हम चीजों को देख रहे होते हैं। तो हम उसको नजरिया तब्दील कर दें तो चीज तब्दील हो जाएगी। ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल फेलियर को ले लें, अगर कोई बंदा बिजनेस करता है, उसको रिजल्ट नहीं मिलते, तो बाद लोग को नजरिया है यार कि मैं तो नाकाम आदमी हूँ, मुझसे कोई रिजल्ट नहीं मिलता, मैं अभी भी फेल होकर जिंदगी में मैं नाकाम ही रहूंगा। ठीक है। और किसी और का नजरिया ये हो सकता है कि जी बिजनेस तो यार जाहिर है, बिजनेस हम कर रहे हैं तो ये कोई आसान चीज तो नहीं है, यानी कि जब फॉर एग्जाम्पल इंसान पहली बार में कोई बेसिक काम भी करे, साइकिल भी पहली बार चलाता है तो सही से नहीं चला पाता, और 10 बार गिरता है फिर उसको साइकिल चलाने आती है। तो बिजनेस तो साइकिल करने से 10 गुना ज्यादा मुश्किल काम है। तो मैं पहली बार में बिजनेस कैसे सही से कर लूंगा यार, तो मुझे ज़रा सीखना पड़ेगा उसके लिए, और मैं मार खाऊंगा, सीखूंगा, फेलियर्स आएंगे, उनसे मैं उनको एज फीडबैक में लूंगा, और मैं नेक्स्ट टाइम इंप्रूव करूंगा। तो इन दोनों की रिजल्ट्स में, इन दोनों की शख्सियत में जमीन आसमान का फर्क होगा, बिकॉज इनका देखने का अंदाज डिफरेंट है। आई होप को आपको ये बात समझ में आ रही होगी। तो मेक श्योर कि जिस तरह से आप चीज़ों को देख रहे हैं, दे आर एम्पावरिंग यू, नॉट लिमिटिंग यू। ठीक है। एक और चीज जो अक्सर लोग गलती कर रहे होते हैं वो है अबाउट द साइज ऑफ द प्रॉब्लम। अबाउट द साइज ऑफ द प्रॉब्लम। ठीक है। कि अक्सर औकात क्या करते हैं कि जो मुश्किल या जो चैलेंज इंसान लाइफ में फेस कर रहा होता है, या तो हम उसको एग्जैजरेट करके बहुत बड़ा बना देते हैं, या उसकी बात मतलब दूसरी एक्सट्रीम भी होती है कि हम उसको प्रॉब्लम समझते ही नहीं है। यानी फॉर एग्जाम्पल कोविड 19 की एग्जाम्पल ले लें। ठीक है। कोविड 19 की एग्जाम्पल ले लें। बहुत लोगों ने उसको अपने सर पे सवार कर लिया और इतना ज्यादा परेशान हो रहे हैं कि जैसे पता नहीं अब क्या हो गया। ठीक है। जैसे दुनिया खत्म हो गई, जिंदगी खत्म हो गई। और बहुत लोग उसको इतना ही लाइट ले रहे हैं कि जैसे कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, और वो कोई आप कह लें कि कोई प्रिकॉशन नहीं ले रहे हैं, सो ऑन। तो प्रॉब्लम जितनी है, एक जो इम्पोर्टेंट एबिलिटी हम सब में डेवलप होनी चाहिए वो क्या है, कि जो प्रॉब्लम है, जितनी प्रॉब्लम है उसको उतना ही देखें, ना उसको बढ़ा चढ़ा के बड़ा कर दें, ना उसको छोटा कर दें, बल्कि जैसी प्रॉब्लम है सी इट एज इट इज, और उसको उसी हिसाब से डील करें। वरना फिर क्या होगा कि जैसे मैंने पहले कहा कि अगर आप उसको बहुत बड़ा चढ़ा के प्रेजेंट कर रहे हैं या सोच रहे हैं, तो फिर आप जो है वो परेशान हो जाएंगे, और आप जो है अपने आप को फिर हो सकता है पैरालाइज हो जाए, आपको लगे मैं तो ओवरवेलम हो जाएंगे, मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा कुछ सिचुएशन में। ठीक है। या फिर दूसरी चीज भी हो सकती है कि आपने प्रॉब्लम को इतना छोटा समझा, उसको इतना इग्नोर किया है कि उससे फिर लॉन्ग टर्म में आपको नुकसान पहुंचे। सो मेक श्योर कि आप सिचुएशन जैसी है उसको वैसी देखें, और उसको उसी हिसाब से डील करें। बहुत से लोग जो है इस तरह नहीं कर रहे होते, फिर अपनी लाइफ में नुकसान उठा रहे होते हैं। ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम है जिसको हमें एड्रेस करने की जरूरत है। दूसरी जो चीज है वो ये है कि पीपल ऑफन सफर मोर इन इमेजिनेशन देन इन रियलिटी। हमें से अक्सर लोग गलती क्या करते हैं कि हम इमेजिनेशन में ज्यादा सफर करते हैं एज कम्पेयर टू रियलिटी। यानी अगेन अगेन मैं कोविड की एग्जाम्पल ले लूँ, तो देर आर पीपल जिनको कोविड हुआ ही नहीं है, लेकिन सिर्फ सोच सोच के कि अगर मुझे कोविड हो गया तो, अगर वो सीरियस लेवल का हो गया तो क्या होगा, और मेरा ये नुकसान हो जाएगा, मैं कैसे बिहेव करूंगा, मेरे घर का क्या होगा, ये होगा वो होगा। तो अब वो इमेजिनेशन में ही सफर कर रहे हैं। ठीक है। वो इमेजिनेशन खाली सोचे जा रहे हैं, फर्जी कहानियां दिमाग में बनाए जा रहे हैं और परेशान हुए जा रहे हैं। ठीक है। अच्छा, मजे की बात मैं आपको एक बता दूं जो आप में से ज्यादातर लोगों को नहीं पता हो शायद। वो बात यह है कि आपका जो लाशऊर है, जो आपका अनकॉन्शियस माइंड है, वो रियलिटी और इमेजिनेशन में फर्क नहीं करता। ठीक है। आपका जो लाशऊर माइंड है, जो आपका अनकॉन्शियस है, अनकॉन्शियस माइंड है, वो इमेजिनेशन और रियलिटी में फर्क नहीं करता। ठीक है। दिस इज अ वेरी क्रिटिकल पॉइंट। आपका लाशूर इमेजिनेशन और रियलिटी में फर्क नहीं करता। नहीं, फॉर एग्जाम्पल क्या मतलब इस बात की, फॉर एग्जाम्पल कभी क्या होता है कि हम हॉरर मूवी देख रहे होते हैं। ठीक है। अब हॉरर मूवी देख रहे होते हैं तो क्या होता है कि लोग डरना शुरू हो जाते हैं। ठीक है। डरना शुरू हो जाते हैं। क्या लॉजिकली उनको डरना चाहिए? क्या लॉजिकली हॉरर मूवी देख के डरना चाहिए? क्या हमें नहीं पता ये सब बकवास है, सब फेक है, ऐसा हकीकत में नहीं हो रहा, ये एक्टर है, ये असल में कहानी ऐसी नहीं थी, ये सब बकवास है, सब फेक है? हमें पता होता है, लॉजिकली कॉन्शियसली हमें पता होता है चीज, लेकिन हमारा लाशूर उसको उस तरह से नहीं ले रहा होता, बल्कि लाशूर जो हमारे अंदर वैसी रिस्पॉन्स क्रिएट कर रहा होता है कि हमारे दिल की धड़कनें तेज हो रही है, हम हो सकता है हम परेशान हो रहे हो, डर लग रहा है, एंड सो ऑन। ठीक है। तो हमारे लाशूर इस तरह से उसको नहीं कर रहा होता डिफ्रेंशिएट। एक तरह से क्या होता है कि हम माजी का कोई इवेंट सोच रहे होते हैं जो आज से 10 साल पहले हुआ होता है। अगर वो खुशी का इवेंट होगा तो हम उस इवेंट को सोच के खुश होना शुरू हो जाएंगे, अगर वो गम का इवेंट होगा तो इवेंट 10 साल पहले हुआ होगा, लेकिन जो है वो हम जो है अभी गमगीन होना शुरू हो जाएंगे। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि आपका जो लाशूर है वो इमेजिनेशन और रियलिटी में फर्क नहीं कर रहा कि ये इवेंट अभी नहीं हो रहा, भाई ये 10 साल पहले हुआ था, उसको चीज से फर्क नहीं पड़ता। कि ये इवेंट बाकी में नहीं हुआ था, ये रियलिटी में नहीं, ये हकीकत में नहीं हुआ था, उसको चीज से फर्क नहीं पड़ता। वो दोनों को ही तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं कि एज इफ इट्स हैपनिंग इन रियलिटी।
सो दैट्स वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपकी इमेजिनेशन में नेगेटिव चीजें ही आए जा रही हैं कि जी ये ऐसी चीज गलत हो रही है, वैसी गलत हो रही है, मैं बीमार हो रहा हूँ, मेरे साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो आपका अनकॉन्शियस माइंड उसी हिसाब से जो है वो फिर रिस्पॉन्ड करेगा, और आपके अंदर फिर वैसी फीलिंग्स डेवलप होंगी, और आपके अंदर जो है फिर नेगेटिव जो है वो कॉन्सिक्वेंसेज आप फेस कर सकते हैं। तो मेक श्योर कि आप ये गलती ना कर रहे हो, ठीक है, चीज़ों को जैसे है वैसे ही देखें, और जो है वो उनको पॉजिटिवली डील करें। सही है। एक और जो गलती अक्सर लोग करते हैं वो ये करते हैं कि जब भी कोई लाइफ में चैलेंज आता है और प्रॉब्लम आता है, तो वो उन चीज़ों के बारे में परेशान होना शुरू हो जाते हैं जो उनके कंट्रोल से बाहर है। ठीक है, वो उन चीज़ों के बारे में परेशान होना शुरू हो जाते हैं जो उनके कंट्रोल से बाहर है। सही है। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे कि लेट्स से लॉकडाउन, कोविड है, लॉकडाउन हो गया है, तो अब परेशान हो रहे हैं, कोविड आ गया, बिजनेस हर्ट हो रहा है, दुकानें बंद हो गई, मैं खुल के ट्रैवल नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकता। तो अगर आप जो है वो उन चीज़ों के बारे में परेशान होंगे या उन चीज़ों के बारे में सोचेंगे जो आपके कंट्रोल से बाहर हैं, तो आप क्या एम्पावर्ड फील करेंगे या परेशान फील करेंगे? व्हाट डू यू थिंक? अगर आप उन चीज़ों के बारे में सोचेंगे जो आपके कंट्रोल से बाहर है, तो आप कैसा फील करेंगे? आप एम्पावर्ड फील करेंगे या आप नेगेटिव हो जाएंगे, नेगेटिव फील करेंगे? व्हाट डू यू थिंक? ठीक है, नेगेटिव फील करेंगे ना, पावरलेस महसूस करेंगे आप, यू विल फील पावरलेस, यू विल फील नेगेटिव, परेशान। तो इसीलिए इसका कोई फायदा नहीं होता उन चीजों के बारे में परेशान होने का जिनका आपका कोई इख्तियार नहीं हो। ये इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम, इट्स अ वेस्ट ऑफ एनर्जी, एंड इट टेक्स यू इनटू अ नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड। तो कभी भी आप ये गलती ना करें, बल्कि आप ये देखें कि मेरे इख्तियार में क्या है। ठीक है, मेरे इख्तियार में क्या है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से किसी का बार्बर शॉप है जहाँ में बाल काटता है लोगों के, अच्छा कोविड हो गया, दुकानें बंद हो गई। सही है। अब वो इस बारे में परेशान होते रहेगा, अरे लॉकडाउन कब खत्म होगा, कोविड खत्म कब कब खत्म होगा। तो अगर यही सोचता रहेगा तो वो परेशान होता रहेगा, उसको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। अगर लेकिन वो ये सोचना शुरू कर दे कि इस सिचुएशन में मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे अख्तियार में क्या है, तो मेरे अख्तियार में ये है कि यार मैं लोगों के घर जाके बाल काटना शुरू कर दूं बहुत ही प्रॉपर सैनिटाइज तरीके से, और मैं 300 रुपये बाल काटने के चार्ज करता हूँ, मैं होम डिलीवरी में नहीं घर जाके कर रहा हूँ, तो मैं तुझे 600 रुपये चार्ज करूँ। ठीक है। या मैं लोगों को ऑनलाइन सिखाना शुरू कर दूं कि बाल कैसे काटते हैं। तो मेरे अख्तियार में क्या है। तो जब अपने अख्तियार के बारे में सोचना शुरू कर देंगे तो फिर आप ज्यादा इंपावर्ड फील करेंगे और आपको फिर सोल्यूशन नजर आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है। तो अपने बारे में ये सोचें कि मेरा पैटर्न क्या है। ठीक है, मेरा पैटर्न क्या है। जब मुश्किल हालात आते हैं, जब मैं लाइफ में चैलेंजेस फेस करता हूँ या करती हूँ, तो क्या मैं उन चीज़ों के बारे में सोचता हूँ जो मेरे अख्तियार से बाहर है, या मैं उन चीज़ों के बारे में सोचता हूँ जो मेरे अख्तियार में। अक्सर पेरेंट्स ये कहते हैं कि जी मेरा बच्चा मेरे काबू में नहीं है, मेरा बच्चा ये नहीं करता, सुनता नहीं है, ऐसे करता है, वैसे करता है। तो देखें, बच्चा क्या करता है क्या नहीं करता ये मुकम्मल आपके अख्तियार में नहीं है, लेकिन आपके अख्तियार में ये है कि आप अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, उससे रिलेशनशिप को बेहतर बना सकते हैं, उसको एक अच्छा एक्सपीरियंस दे सकते हैं, एंड सो ऑन। तो जो आपके अख्तियार में वो करेंगे तो आपको फिर नतज जो है वो बेहतर मिलना शुरू हो जाएंगे और आपकी सिचुएशन जो है वो बेहतर होना शुरू हो जाएगी। ठीक है। वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट, और वो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि देखिए, इंसान जैसी सिचुएशन या जैसा रिजल्ट उसको लाइफ में मिलता है, उसकी वैसी फीलिंग्स और इमोशंस डेवलप होती हैं, और जैसी फीलिंग्स और इमोशंस डेवलप होती है वैसी वो एक्शंस लेता है, और फिर उसी तरह से नए इवेंट्स क्रिएट हो रहे होते हैं, नए रिजल्ट्स मिल रहे होते हैं। आपके ख्याल में ऐसे ही होता है? इज इट करेक्ट, इज इट ट्रू कि जैसी सिचुएशन, जिस सिचुएशन में इंसान होता है, जिस इवेंट में इंसान होता है, वैसी फीलिंग्स जनरेट होती हैं, और फिर वो वैसी एक्शंस लेते हैं तो फिर वैसे रिजल्ट्स मिलते हैं? क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? क्या इससे आप एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं? ठीक है। सो आप लोग जो है जैसे मैं देख सकता हूँ कि मोस्टली 99% लोग जो है यहाँ पे एग्री करते हैं, ट्रू ट्रू जैसे कह रहे हैं। ठीक है। बट हकीकत में ऐसा नहीं होता। ठीक है। इवन दो जनरल अंडरस्टैंडिंग यही है हमारी, हमारी जनरल अंडरस्टैंडिंग यही है कि ऐसी होता है कि जैसे हालात वाकयात होते हैं, इंसान उसी हिसाब से बिहेव करता है, उसी हिसाब से फील करता है, और वैसी एक्शन लेता है। जबकि हकीकत में ऐसा नहीं है। हकीकत में क्या है कि एक और बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है जिसकी तरफ हमारी तवज्जो नहीं जाती, और वो जो स्टेप है वो क्या स्टेप है? वो है इंटरप्रिटेशन का स्टेप। ठीक है, वो है इंटरप्रिटेशन का स्टेप, कि जैसा इवेंट होता है, जैसा सिचुएशन होती है, आप वैसा फील नहीं करते, बल्कि उस सिचुएशन को आप किस तरह से इंटरप्रेट कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है कि आप कैसे फील करते हैं। ठीक है। उस सिचुएशन को आप किस तरह से इंटरप्रेट करते हैं उस पर डिपेंड करता है कि आप फील कैसे करते हैं। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले भी एग्जांपल दी थी कि चोट लगने की। अगर आपको चोट लगी, अब ये इवेंट है, एक सिचुएशन है,
अगर आपने उसको ये मतलब दिया कि जी, आपने कहा कि जी ये मेरे साथ ही बुरा होता है लाइफ में और मुझे ही तकलीफ पहुंचती है, मुझे नुकसान पहुंचता है, मैं ही जो है वो बदकिस्मत हूँ, ये आपकी अगर इंटरप्रिटेशन हुई तो फिर आप नेगेटिव फील करेंगे। ठीक है, आप नेगेटिव फील करेंगे। लेकिन अगर आपकी ये इंटरप्रिटेशन हुई कि यार चोट लगी है तो मोमिन को अगर कांटा भी चुभता है तो उसके गुनाह धुल जाते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे गुनाह साफ हो गए, मैं अब एक बेहतर शख्स बन गया, तो अब आप बेहतर डिफरेंट फील करेंगे। मैं आपको एक पर्सनल एग्जांपल शेयर करता हूँ। पिछले साल गालिबन मई जून का वक्त था जब मुझे जो है वो कोविड हुआ। ठीक है, जब मुझे कोविड हुआ, अच्छा जब मुझे कोविड हुआ तो जो मैंने अपने को क्वारंटीन कर लिया और जो है अपने को घर में बंद रखा। अच्छा, अब जब मैं कोविड हुआ तो मेरे जो दोस्त यार थे, रिश्तेदार थे, उन्होंने मुझे मुख्तलिफ फेसबुक ग्रुप्स में ऐड कर दिया कोविड के मुतालिक में, जिसमें बहुत सारे और भी कोविड के लोग, कोविड से रिलेटेड लोग डिस्कशन कर रहे थे और वहाँ पे इस तरह के मसले मसाइल और सोल्यूशन डिस्कस हो रहे थे। तो वहाँ पे मैंने देखा बहुत से लोग, क्योंकि उस वक्त कोविड लास्ट ईयर नया नया आया था, तो बहुत से लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे। ठीक है, उसमें एक बंदा ऐसा था कि जिसने कहा कि मुझे हल्के बहुत थोड़े बहुत सिम्टम्स महसूस हो रहे हैं फ्लू वगैरह के, तो कहीं मुझे कोविड ना हो गया, और इस टेंशन से मैं 3 दिन से सोया नहीं हूँ। ठीक है, इस टेंशन से मैं 3 दिन से सोया नहीं हूँ। और वो स्ट्रेस लेके बैठा है बेचारे की नींदें उड़ गई। अच्छा, उसी कोविड में हालांकि मुझे 35 दिन क्वारंटीन करना पड़ा था अपने एक ही कमरे में, क्योंकि मेरे जो सिम्टम्स थे वो खत्म नहीं हुए थे पूरे। तो उसी दौरान मैंने एनएलपी की ट्रेनिंग भी करवाई, ऑनलाइन हिप्नोसिस की ट्रेनिंग भी करवाई, और ये जो वेबिनार मैं भी आपके साथ कर रहा हूँ ये सब मैंने 1 साल पहले भी किया था। ठीक है, किस तरह आप मुश्किल हालात में पॉजिटिव रह सकते हैं। तो मेरा मेरा जो स्टेट ऑफ माइंड था बहुत ही पॉजिटिव था, बहुत ही मैं नॉर्मल महसूस कर रहा था, हालांकि मुझे इसका कोविड हो चुका था। और एक दूसरा शख्स है जिसको भी कोविड हुआ भी नहीं है, खाली सिम्टम्स है, और 3 दिन तक वो सोया भी नहीं है सही से, परेशान होके। तो क्या चीज़ है जो डिफरेंस क्रिएट कर रही है? क्या चीज़ डिफरेंस क्रिएट कर रही है हम दोनों के बिहेवियर में? तो जो चीज़ डिफरेंस क्रिएट कर रही है हमारे बिहेवियर में वो है इंटरप्रिटेशन। वो है इंटरप्रिटेशन। ठीक है, उसकी इंटरप्रिटेशन शायद ये हो कि यार मुझे कोविड हो जाएगा तो मुझे तकलीफ हो जाएगी, तो मैं मर जाऊंगा, तो फिर घर का क्या होगा, इसका क्या होगा, तो ये सोच सोच के परेशान हो रहा है। मेरी इंटरप्रिटेशन यही थी कि यार देखो, कोविड हो गया तो दो पॉसिबिलिटीज हैं। क्या पॉसिबिलिटी है? या तो मैं मर जाऊंगा या बच जाऊंगा। ठीक है, या तो मैं मर जाऊंगा या बच जाऊंगा। अच्छा, अगर मैं मर गया और मैंने सारी जो है प्रिकॉशंस ली, मैंने आपको क्वारंटीन किया, किसी और को रिस्क में नहीं डाला, तो यार वबा में जो बंदा मर जाता है उसको तो जो है शहादत का रुतबा मिलता है। तो यार ये तो मेरे लिए शॉर्टकट टू जन्नत है। अगर मैं मर गया तो इससे जो है वो मुझे जो है वो जन्नत मिलेगी यार, तो इससे अच्छा और क्या शॉर्टकट हो सकती है, तो बहुत अच्छी बात है मेरे लिए। ठीक है। और अगर मैं लेट से बच जाता हूँ तब भी मेरा फायदा है, क्योंकि जो है बीमारियों से आपके गुनाह धुल जाते हैं। तो मेरे लिए तो विन विन सिचुएशन है, चाहे मैं मरूं या जीऊं। तो जब मैंने इस तरह से सोचना शुरू किया तो मेरे ऊपर कोई स्ट्रेस नहीं था। ठीक है, मेरे ऊपर कोई स्ट्रेस नहीं था। सो अगेन इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ यू इंटरप्रेट थिंग्स। ठीक है, तो हालात और वाकयात डिटरमिन नहीं करते कि आप कैसा फील करेंगे। हालात और वाकयात डिटरमिन नहीं करते कि आप कैसे फील करेंगे, बल्कि आप चीज़ों को इंटरप्रेट कैसे कर रहे हैं वो डिटरमिन करेंगे कि आप कैसे फील कर रहे हैं। ठीक है, इट्स नॉट व्हाट्स हैपनिंग आउटसाइड, इट्स व्हाट्स हैपनिंग इनसाइड। आपके दिमाग में क्या चल रहा है वो डिटरमिन करता है कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। तो अगर आपको लगता है कि आप इस वजह से परेशान हैं, इस वजह से डिप्रेस्ड हैं कि आपकी जॉब चले गई, या फलाना बंदे ने आपको ये बोल दिया, या उसने आपके साथ ऐसा रवैया अख्तियार किया, इस वजह से परेशान है, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग गलत है। आप इस वजह से परेशान नहीं है, बल्कि आप इस वजह से परेशान है कि उस इवेंट को आपने इस तरह से इंटरप्रेट किया है जो आपको लिमिट कर रहा है, जो आपको परेशान कर रहा है। सो फोकस ऑन योर इंटरप्रिटेशन एंड मेक श्योर कि उसमें कोई ऐसी चीज ना हो जो आपको लिमिट कर रही हो, रिस्ट्रिक्ट कर रही हो, आपको रोक रही हो। बल्कि फोकस करें कि आपकी इंटरप्रिटेशन इस तरह की हो कि जो है आपको लाइफ में आगे बढ़ने में हेल्प करे, वो आपको एम्पावर करे। ठीक है, आई होप कि मैं आपको अपनी बात समझा पा रहा हूँ, क्योंकि अक्सर लोग यहाँ पे आगे गलती कर रहे होते हैं। वो ये समझ रहे होते हैं कि जैसे मैंने पहले कहा कि मसला बाहर एक्सटर्नल वर्ल्ड में है, एक्सटर्नल वर्ल्ड की वजह से मैं परेशान फील कर रहा हूँ, उदास फील कर रहा हूँ, सिचुएशन की वजह से मैं परेशान फील कर रहा हूँ। हालांकि ऐसा नहीं होता। उसकी सिचुएशन की जो इंटरप्रिटेशन वो कर रहा है उसमें कोई मसला होता है जिस वजह से जो है वो परेशान फील कर रहा होता है। ठीक है जनाब। वन मोर पॉइंट अबाउट दैट जो आपको हेल्प करेगा अपने आप को एक अच्छी स्टेट में रखने के लिए, वो है कि जो हम लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं ना, वो लैंग्वेज इंटेंसिटी सेट करती है हमारे इमोशंस और फीलिंग्स की। ठीक है, लैंग्वेज सेट्स इंटेंसिटी। तो यहाँ पे आपको कुछ स्क्रीन पे जुमले नजर आ रहे हैं। ठीक है, कुछ सेंटेंसेस आपको नजर आ रहे हैं। एक है आई एम टेरिबली सिक, एक है आई एम वेरी सिक, एक है आई एम सिक, एक है आई एम नॉट फीलिंग वेल, एक है आई एम फीलिंग डिफरेंटली, और एक है आई फील डिफरेंट। इन जुमलों में आपको क्या फर्क नजर आ रहा है? इन जुमलों में आपको क्या फर्क नजर आ रहा है? व्हाट डू यू थिंक, इनमें डिफरेंस क्या है? इन जुमलों में क्या चीज डिफरेंट है? सो मिसेस अरफान कह रही इंटेंसिटी, तसीर कह रहे टोन, मेरा कह रही इंटेंसिटी। ठीक है।
सो इसमें जो है वो आपको टोन जो है वो आपको डिफरेंट नजर आ रही है ना, इसमें जो ना टोन जो इंटेंसिटी है वो डिफरेंट नजर आ रही है, इंटेंसिटी जो है वो कम होती जा रही है। तो आप जिस तरह के वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं ना, उसी तरह की आपकी फीलिंग्स की, इमोशंस की इंटेंसिटी जो है वो सेट हो रही होती है। अब बाद लोग क्या करते हैं, छोटा सा मसला लाइफ में पेश आ जाए, वो कहते हैं यार मेरी जिंदगी अजाब हो गई है यार, अजाब बन गई है मेरी जिंदगी, ठीक है, तबाह हो गया, मैं ये हो गया वो हो गया। जब उस तरह करेंगे तो फिर ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा वो इमोशनली जो है वो वीक फील करेंगे, नेगेटिव फील करेंगे एंड सो ऑन। ठीक है, तो आप ये देखें कि जिस तरह की आप जुमले इस्तेमाल करते हैं वो किस तरह के जुमले इस्तेमाल करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि आप अक्सर जो है वो हाई इंटेंसिटी के नेगेटिव जुमले इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से जो है वो आपका जो फीलिंग्स है वो नेगेटिव सेट हो जाती हैं। तो एक तो इंटेंसिटी इंपॉर्टेंट है कि आप किस तरह की इंटेंसिटी जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, किस तरह के लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, लैंग्वेज आपकी कैसी है। दूसरा जो एक और जो आपको जो जुमला नजर आ रहे हैं यहाँ पे उसमें आपको एक फर्क नजर आएगा कि शुरू के 5 जुमले अलग तरह के, आखिर का जुमला एक और अलग तरह का है। ठीक है, शुरू के 5 जुमले जो हैं वो अलग तरह के हैं, आखिर का जो एक जुमला है वो अलग तरह का है। इसमें क्या फर्क है कि देखें, जो बाकी शुरू के 5 जुमले उसमें जो जो स्ट्रक्चर है जुमले का वो है आई एम टेरेबली सिक, आई एम आई एम आई एम आई एम आई एम, ठीक है, सब में आई एम आ रहा है। जबकि जो आखिरी वर्ड है वो है आई फील डिफरेंट। ठीक है, तो इसमें फर्क क्या है कि देखें, ये जो आई एम वाले जुमले होते हैं ना, ये आइडेंटिटी स्टेटमेंट्स होती हैं, इसे हम कहते हैं आइडेंटिटी स्टेटमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, आई एम अ पायलट, आई एम अ फादर, आई एम अ पाकिस्तानी, आई एम अ प्रोजेक्ट मैनेजर। ठीक है, ये क्या है, ये आपकी शनाख्त को जाहिर करती हैं, ये आपकी आइडेंटिटी को जाहिर करती हैं। तो जैसी इंसान की आइडेंटिटी होती है, इंसान का बिहेवियर वैसी ही होता है, इस चीज को आप अपनी अच्छी तरह से समझ लें। ठीक है, जैसे इंसान की आइडेंटिटी होती है उसके अनकॉन्शियस लेवल पे स्पेशली, इंसान वैसे ही बिहेव करता है। अगर उसकी ये आइडेंटिटी है कि मैं बहुत ज़्यादा डरपोक हूँ, तो वो फिर डरपोक की तरह ही बिहेव करेगा। अगर उसकी आइडेंटिटी है कि मैं बहुत शर्मीला हूँ, तो वो फिर वैसे ही बिहेव करेगा। ठीक है, तो अगर आप अपने आप को ये बोल रहे हैं कि आई एम टेरेबली सिक या आई एम वेरी डिप्रेस्ड, तो फिर आप वैसे ही महसूस करेंगे, वैसे ही बिहेव करेंगे। ठीक है, जो लास्ट जुमला है वो आइडेंटिटी स्टेटमेंट नहीं, वो सिंपली एक बिहेवियर बता रहा है कि आई फील डिफरेंट, मैं डिफरेंट फील कर रहा हूँ। ठीक है, तो मेक श्योर के जो आप आइडेंटिटीज कैरी करते हैं अपने अपने बारे में, अपने दिमाग में, दे आर एम्पावरिंग नॉट डिसएम्पावरिंग। ठीक है, इसमें हम एनएलपी की जो प्रॉपर ट्रेनिंग होती है उसमें डिटेल में जाता हूँ, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। लेकिन अभी मैं आपको इतना से समझा रहा हूँ कि आपने मेक श्योर करना है कि आपकी आइडेंटिटीज नेगेटिव ना हो, लिमिटिंग आइडेंटिटीज ना हो, कि मैं लेट लतीफ हूँ, मैं डरपोक हूँ, मैं बहुत ज्यादा शर्मीला हूँ, मैं फेलियर हूँ, मैं डिप्रेस्ड हूँ। अगर इस तरह की आपकी जो है वो आइडेंटिटीज होंगी, तो आप जो है वो उसी हिसाब से बिहेव करेंगे, आपको लाइफ में वैसे रिजल्ट मिलेंगे। सो मेक श्योर दैट यू चेंज योर आइडेंटिटीज एंड गिव योर सेल्फ पॉजिटिव बेटर आइडेंटिटीज, ताकि उसी हिसाब से आपके बिहेवियर्स हो, उसी हिसाब से आपको जो है लाइफ में रिजल्ट मिल रहे हो। ठीक है, सो आई होप कि यहाँ तक आपको जो चीज़ें मैंने अभी तक समझाएं वो समझ में आ रही हूँ ना। एक और चीज़ होती है एनएलपी में विच इज़ अ वेरी यूजफुल टॉपिक, और वो है सब मोडालिटीज का टॉपिक। ठीक है, इट्स अ वेरी डिटेल्ड टॉपिक। हर सेंस को हम मोडालिटी कहते हैं, और उन मोडालिटीज की कुछ फाइनर क्वालिटीज होती हैं, कुछ एट्रीब्यूट्स होती हैं जिनको हम जो है वो सब मोडालिटीज कहते हैं। ठीक है, और ये सब मोडालिटीज मिलके जो है वो हमारे एक्सपीरियंसेस को फॉर्म कर रहे होते हैं। अब ये सब मोडालिटीज क्या होती हैं और किस तरह से फंक्शन करती हैं, इसके तो हम क्या कर सकते हैं, ये तो इंशाल्लाह किसी दिन हम डिटेल में एनएलपी की जब ट्रेनिंग होगी इसमें डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी उसको सवाल से मैं सिर्फ आपके साथ एक जो है वो चीज़ शेयर करने लगा हूँ, एक ट्रिक शेयर करने लगा हूँ, एक टेक्निक शेयर करने लगा हूँ, जिसके जिसके थ्रू आप जो है वो अपने आप को बेहतर स्टेट में रख सकते हैं। ठीक है, बेहतर स्टेट ऑफ माइंड में रख सकते हैं। तो अभी आप क्या करें कि आप जो है वो अपनी आंखें बंद करें, क्लोज योर आइज, जैसे मैं कह रहा हूँ ऐसे करते जाए, ताकि इसको आप एक्सपीरियंस कर सकें। ठीक है, तो क्लोज योर आइज और अपने हाथों को अपने थाइस पे रख लें। मेक योर सेल्फ रियली कंफर्टेबल, यानी कि बहुत ही कंफर्टेबल पोस्टर में बैठ जाएं या लेट जाएं, अगर आप लेटे हुए हैं तो कंफर्टेबल पोजीशन में लेट जाएं। एंड देन क्लोज योर आइज, अपनी आंखें बंद करें और 2-3 गहरी सांसें लें। 2-3 गहरी सांसें लें, तो इनहेल करें, होल्ड इट फॉर अ वाइल, और फिर आस्ते से मुंह से एक्सहेल करें, अपनी बॉडी को रिलैक्स करते हुए, ढीला छोड़कर। इनहेल, होल्ड इट फॉर अ वाइल, एंड देन एक्सहेल स्लोली थ्रू योर माउथ बाय रिलैक्सिंग योर बॉडी। तो मैं चाहूंगा कि पिक एनी मोमेंट आपकी जिंदगी का जो बहुत ही खुशगवार मोमेंट रहा हो, कोई भी एक इवेंट जो भी आपके दिमाग में आता हो, जस्ट पिक एनी इवेंट जिसमें आप बहुत अच्छा फील आपने अच्छा महसूस किया हो, बहुत ही प्लेजरेबल इवेंट हो। पिक एनी सच इवेंट जिसमें आप बहुत अच्छा महसूस किया हो, और उस इवेंट को जब आप पिक कर लें,
सो आई वांट यू टू स्टेप इनटू दैट इवेंट, जैसे कि वो अभी हो रहा हो, सिंपली रिलीव दैट इवेंट। ठीक है, उस मेमोरी में, उस इवेंट में स्टेप इन कर जाए और देखें उस वक्त आप क्या देख रहे थे, सुने उस वक्त आप क्या सुन रहे थे, महसूस करें आप क्या महसूस कर रहे थे। उसको जितना क्लियरली, जितना विविडली आप जो है वो रिलीव कर सकते हैं, उसको रिलीव करें, विजुलाइज करें। एंड एज यू डू सो, जो भी आपको इमेजेस नजर आ रही हैं, मेक देम बिगर एंड ब्राइटर एंड कलरफुल। जो भी आपको इमेजेस अपनी विजुअलाइजेशन में नजर आ रही है, मेक देम रियली बिगर, ब्राइटर एंड कलरफुल। और जो भी आपको आवाजें आ रही हैं, चाहे अपनी किसी और की, उनकी जो वॉल्यूम है वो बढ़ाते चले जाएं। ठीक है, उनकी वॉल्यूम उतनी बढ़ाते चले जाएं। और जो भी सेंसेशंस आप बॉडी में फील कर रहे हैं, जो भी सेंसेशन आपकी बॉडी में है, उनको क्या करें, मूव देम, स्पिन देम फास्टर एंड फास्टर, फास्टर एंड फास्टर, फास्टर एंड फास्टर। मेक द इमेजेस बिगर एंड ब्राइटर एंड मोर कलरफुल। अपने तकरीब लेके आते जाएं, डबल द साइज बड़ा करते चले जाएं। और जो आवाजें आ रही है उनकी वॉल्यूम को इंक्रीज करते चले जाएं। और जो सेंसेशंस अपनी बॉडी में महसूस करें, मूव देम फास्टर एंड फास्टर, स्पिन देम फास्टर एंड फास्टर, फास्ट एंड फास्टर, फास्ट एंड फास्टर। और उसको पूरा ट्रूली रिलीव करें उस इवेंट को, उस मेमोरी को, जितना क्लियरली आप कर सकते हैं। एंड व्हेन यू आर डन, जस्ट ओपन योर आईज एंड लेट मी नो इन द चैट बॉक्स, हाउ डू यू फील? आप कैसा महसूस कर रहे हैं? फीलिंग गुड? Okay, so calm, relax, change, happy, peaceful, too good and happy, happy, good। ठीक है। तो अगर आपने नोट किया हो कि जो भी आपके एक्सपीरियंसेस हो ना, चाहे वो आपके अच्छे पॉजिटिव अच्छे एक्सपीरियंसेस हो, ठीक है, या चाहे वो आपके उदास नेगेटिव एक्सपीरियंसेस हो, उसमें क्या होता है, जो कॉमन चीजें क्या होती हैं कि आपको कोई चीज नजर आती है, जब आप विजुलाइज करते हैं ना, कोई चीज आपको नजर आती है, कोई आवाज आती है, कुछ एहसास होते हैं, जो अपनी सेंसेशन होती हैं, जो बॉडी में महसूस कर सकते हैं। यही चीजें मिलके आपके एक्सपीरियंसेस को फॉर्म कर रही होती हैं, यही चीजें आपकी मेमोरीज को फॉर्म कर रही होती हैं। इनको हम कहते हैं सब मोडालिटीज। ठीक है। तो सब मोडालिटीज के थ्रू हम जो है वो बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। अपने मूड को चेंज कर सकते हैं, अपनी बैड हैबिट्स को एलिमिनेट कर सकते हैं, अपनी लाइक को डिसलाइक में कन्वर्ट कर सकते हैं, यू कैन डू लॉट्स ऑफ थिंग्स। अपने फियर्स को खत्म कर सकते हैं। तो जब इंशाल्लाह, जब आप डिटेल में एनएलपी को समझेंगे, सब मोडालिटीज को समझेंगे, तो यू विल फाइंड इट रियली हेल्पफुल। लेकिन अभी जो मैंने आपको टेक्निक बताई थी, ये आपको जब भी आप नेगेटिव फील करें, स्ट्रेस फील करें, सिंपली यू कैन डू दैट, इससे आपका इमोशनल स्टेट चेंज हो जाएगा। डॉक्टर ताजवर निहाल पूछते हैं कि व्हाट इफ आई डिडंट फील एनी चेंज? तो डॉक्टर ताजवर, इसके लिए जरूरी है कि आप चीज़ों को प्रॉपर्ली विजुलाइज करें। उसके लिए आप थोड़ा टेक मोर टाइम, थोड़ा सा रिलैक्स करें, थोड़ा डीप ब्रीदिंग करें। और जिस हद तक आप विजुलाइज कर सकते हैं, बाद लोगों को चीज़ें दिखती ज़्यादा अच्छी हैं, बाद लोगों को महसूस ज़्यादा अच्छी होती है, बाद लोगों को आवाज़ ज़्यादा सुनाई देती है क्लियरली। तो जिस चीज़ पे आप ज़्यादा फोकस कर सकते हैं, इस पे फोकस करें। और उसको जो है वो आप जो है एक्सपीरियंस करेंगे, तो आपको इंशाल्लाह उससे अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। राइट। सो सो नाउ, जो एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ, हम जो है क्लोजिंग की तरफ बढ़ने लगे, थोड़ा सा टाइम रह गया है। एक और जो टेक्निक हम शेयर करते हैं, ये पॉइंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं एनएलपी में, वो है रीफ्रेमिंग का टॉपिक। ठीक है। रीफ्रेमिंग से क्या मुराद है कि हम जो है सिचुएशंस को मुख्तलिफ मीनिंग दे रहे होते हैं। हम किसी भी सिचुएशन में होते हैं, किसी भी इवेंट में होते हैं, हम उसको कोई ना कोई मीनिंग दे रहे होते हैं। रीफ्रेमिंग क्या होती है कि रीफ्रेम इज चेंजिंग द मीनिंग ऑफ अ कम्युनिकेशन बाय चेंजिंग द कॉन्टेक्स्ट, द फ्रेम साइज और अदर changes that put the communication into a situation where the meaning is altered। अब मैं बजाय इतने उसको टेक्निकल तरीके से समझाने के, मैं आपको आसान तरीके से समझाता हूँ कि देखें, आपने, अगर मैं आपको काला चश्मा पहना दूँ, अगर मैं आपको काला चश्मा पहना दूँ, तो आपको हर चीज़ कैसे नजर आएगी? अगर आप ब्लैक सनग्लास पहन लेंगे, तो आपको हर चीज़ कैसी नजर आएगी? व्हाट डू यू थिंक? ठीक है, तो आपको हर चीज़ जो है वो ब्लैकिश नजर आएगी ना, यू ब्लैक ब्लैक सी नजर आएगी। अच्छा, अगर मैं आपको काला चश्मा उतार के आपको जो है वो नीला चश्मा पहना दूँ, ब्लू चश्मा पहना दूँ, तो आपको चीजें कैसे नजर आएंगी अब? तो अब आपको चीजें ब्लूइश नजर आना शुरू हो जाएंगी। ठीक है। तो इंसान ने जैसा चश्मा पहना होता है, उसको चीजें वैसी नजर आ रही होती है। अगर उसने काला चश्मा पहना है, तो हर चीज को काली काली नजर आना शुरू हो जाएगी। अगर उसने ब्लू चश्मा पहना है, तो उसको बहुत सी चीजें ब्लू नजर आना शुरू हो जाएंगी। राइट। सिमिलरली, बहुत से लोग जो है वो कॉन्टेक्ट लेंस पहनते हैं आंखों में। ठीक है, कॉन्टेक्ट लेंस पहनते हैं। ठीक है। अच्छा, जो बंदा लेंस पहनते हैं आंखों में, क्या उसको लेंस नजर आता है जब वो पहना हुआ होता है? जो बंदा लेंस पहनता है, क्या उसको लेंस नजर आता है? तो द आंसर इज नो, कि उसको लेंस नजर नहीं आता। लेकिन क्या उस लेंस का कोई अमल दखल होता है उसके देखने में? क्या उसके लेंस में कोई कोई अमल दखल होता है देखने में? ठीक है। तो ऑफकोर्स अमल दखल होता है, जब भी तो उसने लेंस पहना है। राइट। सो सिमिलरली, अब अगर उसके लेंसेज में लेट से स्क्रैचेस पड़ जाए,
अगर उसने जो लेंस पहना हुआ है या उसने जो चश्मा पहना हुआ है उसमें स्क्रैचेस पड़ जाएं तो उसको चीजें कैसी नजर आएंगी, उसको चीजें कैसे नजर आएंगी। ठीक है, हर चीज को खराब नजर आएगी ना, हर चीज में उसको सही से नजर नहीं आएगी, हर चीज खराब नजर आएगी। ठीक है, तो इंसान का जैसा चश्मा होता है, जैसा लेंस होता है, उसको चीजें वैसी नजर आती हैं। जैसा चश्मा जैसा लेंस उसने पहना हो उसको वैसी चीजें नजर आती है। तो सिमिलरली हमारे जो दिमाग है, हमने अपने माइंड पे मुख्तलिफ लेंसेज पहने हुए होते हैं, मुख्तलिफ फ्रेम्स चढ़ाए हुए होते हैं। जैसे फ्रेम्स होते हैं वैसी हमें चीजें नजर आ रही होती हैं। ठीक है, तो रीफ्रेमिंग क्या होती है कि हमें कभी कभार अगर उसका देखने का नजरिया, उसका जो फ्रेम है उसमें कोई इशू है, तो उसको जो है हम एक बेहतर फ्रेम देते हैं ताकि जो है वो उसका मसला हल हो जाए। ठीक है, उसका मसला हल हो जाए। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे कोरोना की मैं बात करते चला आ रहा हूँ, तो फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा कह रहा है कि जी कोरोना की वजह से मैं घर में कैद हूँ। ठीक है, कोरोना की वजह से मैं घर में कैद हूँ, ये उसका देखने का तरीका है। इसकी जगह एक और क्या तरीका हो सकता है देखने का, ये कोरोना की वजह से मैं फैमिली से करीब हो गया हूँ। ठीक है, अगर लॉकडाउन है लेट से, आपकी एक्टिविटीज लिमिट हो गई हैं, तो एक तरीका है बंदा बोले यार मैं घर में कैद हो गया हूँ और मैं तो ये नहीं कर सकता, वो मैं नहीं कर सकता। और दूसरा ये हो सकता है कि नहीं, कोरोना की वजह से मैं फैमिली से करीब हो गया हूँ, मेरे पास अपॉर्चुनिटी है, पहले मुझे टाइम नहीं मिलता था फैमिली के साथ। ठीक है, तो एक तरीका ये देखने का कि कोरोना की वजह से सारे काम रुक गए हैं। ठीक है, एक तरीका ये भी हो सकता है कोरोना की वजह से मैं वो काम भी कर सकता हूँ जो पहले नहीं कर सकता था। पहले मैं एक्सरसाइज करना चाहता था, बच्चों के साथ खेलना चाहता था, ये करना चाहता था, वो करना चाहता था, टाइम ही नहीं मिलता था, ऑफिस का काम ये वो। अब मेरे पास टाइम है तो मैं ये काम कर सकता हूँ। ठीक है, तो इट ऑल डिपेंड्स कि आपका जो है वो देखने का नजरिया क्या है, किस फ्रेम से आप चीज़ों को देख रहे हैं। तो अगर आप फ्रेम को तब्दील करें तो आपकी जो है वो सिचुएशन बेहतर हो सकती है। अब कुछ चीज़ें जो मैं आपको एंड में जो है वो सजेस्ट करूंगा कि इन चीज़ों को आप अवॉइड करें। ठीक है, एक तो ये कि आप खबरें सुनना छोड़ दें। ठीक है, मेरी मेरी सजेशन आपसे ये है कि आप जो है खबरें सुनना छोड़ दें, क्योंकि खबरों में ज़्यादातर जो चीज़ें होती हैं वो नेगेटिव होती हैं। ठीक है, ज़्यादातर जो चीज़ें होती हैं वो नेगेटिव होती हैं, 95% या मोर देन दैट, जो जो आपको खबरें हैं वो आपको नेगेटिव सुनाई देती हैं। तो अगर आप जिसमें फॉर एग्जाम्पल जंक फूड होता है ना, जंक फूड होता है, अगर आप जंक फूड अपने मैदे में डालते रहें तो आपके मैदे के साथ क्या होगा। अगर आप जंक फूड अनहेल्दी खाना खाते रहें खाते रहें खाते रहें खाते रहें तो आपके मैदे के साथ क्या होगा, व्हाट विल हैपन विद योर डाइजेस्टिव सिस्टम, व्हाट डू यू थिंक विल हैपन अगर आप जंक फूड खाते रहे। क्या उससे आपका पेट बेहतर हो जाएगा या खराब हो जाएगा। सहिबा कह रही है ओबेसिटी, मोटापा हो जाएगा। ठीक है, स्टमक डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, सो सो अगर आप जो है वो जंक फूड खाते रहेंगे तो जिस तरह जंक फूड खाने से आपका पेट खराब हो जाएगा, एक तरह अगर आप मुसलसल आप नेगेटिव न्यूज सुनते रहेंगे, नेगेटिव न्यूज सुनते रहेंगे, नेगेटिव न्यूज, नेगेटिव 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 नेगेटिव, तो फिर आपका थॉट प्रोसेस भी उससे अफेक्ट होगा और आप नेगेटिव साइड पे चले जा सकते हैं। ठीक है, तो हम में से किसी को खबरें बार बार सुनने की जरूरत नहीं है। किसी ने कमेंट किया कि जी हमें पता होना चाहिए दुनिया में क्या चल रहा है, क्यों पता होना चाहिए भाई, आपको क्या फर्क पड़ रहा है आपकी जिंदगी में। खबरें पढ़ के आपने दुनिया में कौन सा बड़ा काम कर लिया, आपने कौन सा जाके मुल्क के हालात तब्दील कर लिए। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट खबर होगी याद रखें वो आपको कहीं ना कहीं से मिल जाएगी। जो मोस्ट रेलिवेंट और इम्पोर्टेंट खबर है जो आप तक पहुंचना होगी वो आप तक पहुंच जाएगी कहीं ना कहीं से। ठीक है, उसके लिए जरूरी नहीं है कि आप जो है वो दिन में 10 बार खबरें पढ़े, खबरें सुने। ठीक है, तो आई वुड सजेस्ट के अवॉइड इट। ठीक है, इससे आपकी जो है उससे जो है वो आपको नेगेटिविटी आपकी लाइफ में जो है वो कम हो जाएगी। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट आपको खबर मिलनी है वो मिल जाएगी, जैसा आपको पहले कहा। ठीक है, फिर दूसरा है कि फोकस ऑन प्रॉब्लम, प्रॉब्लम से फोकस ना करें बल्कि ये देखें कि जी सोल्यूशंस क्या है, अपॉर्चुनिटीज क्या है। ठीक है, जिस तरह और दूसरा है कि अगर कोरोना हो रहा है, आप लॉकडाउन में बैठे हुए हैं, घर में बैठे हुए हैं, तो घर में बैठे बैठे टाइम ज़ाया ना करें, आप नेगेटिव पैटर्न डेवलप ना करें, क्योंकि फिर उसके बाद भी वो चीज़ें आपके साथ रह सकती हैं, आपको जो है वो तंग कर सकती हैं, परेशान कर सकती हैं। नाउ अभी जो मैंने चीज़ें अभी साथ आपके साथ शेयर की हैं, ज़रा दीज आर द टिप ऑफ द आइसबर्ग। ठीक है, टिप ऑफ द आइसबर्ग, ये ज़रा एनएलपी इज अ वेरी डिटेल टॉपिक। तो जब बात आती है एनएलपी को प्रॉपरली सीखने की, ताकि अगर हम बेहतर अपने आप को कर सके मुख्तलिफ तरीकों से, तो मैंने एनएलपी फॉर एग्जांपल जब सीखी थी तो मुझे जो है वो 17 दिन की वर्कशॉप अटेंड करनी पड़ी थी, 170 घंटे लगाने पड़े थे, और जो कोर्सेज अगर आप आज करने जाएं तो आपको 3 लाख से भी ज़्यादा उसकी खर्चा आएगा। ठीक है, सो लेकिन मुझे जो है वो उतना डिटेल में जाके इसलिए करना पड़ा इस लेवल तक, क्योंकि अगर मेरा प्रोफेशन इस तरह का है, मैं ट्रेनर हूँ, मैं कोच हूँ, तो ये चीज़ें ज़्यादा मुझे डीप में पता होनी चाहिए ताकि मैं लोगों की सही से हेल्प कर सकूँ। लेकिन जब मैंने एनएलपी सीखा तो उससे मुझे ये लगा कि यार ये तो बड़ी फायदेमंद चीज़ है, और ये तो बहुत से लोगों को पता होना चाहिए। मेरा मेरा बस चले तो मैं हर कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी में हर जगह जाके इस चीज़ को सिखाऊं, ताकि लोग उससे अपनी शख्सियत को बेहतर बना सके, अपनी लिमिटेशन से बाहर आ सकें।
ठीक है। लेकिन मसला ये था कि जो है वो हर बंदा जो है वो इस तरह 17 दिन नहीं लगा सकता, हर बंदा जो है लाखों रुपया खर्च नहीं कर सकता। सो द गुड न्यूज अबाउट इट इज, जो पॉजिटिव चीज़ है वो ये है कि you don't have to go through all this if you simply want to learn the fundamentals of NLP to improve your life and the life of your loved ones। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि NLP को आप के जो मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं ज़्यादा से ज़्यादा वो सीख लें और अपनी शख्सियत को बेहतर बना सकें, तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप भी जो है लाखों रुपए खर्च करें और आप भी जो है कई दिन की वर्कशॉप अटेंड करें, बल्कि आप कम टाइम में भी ये काम कर सकते हैं। और इससे मैंने बहुत सोचा और सोचने के बाद जो है हमने एक क्या किया कि एक ट्रेनिंग डिज़ाइन की कि जिसमें कम कॉस्ट में कम टाइम में आप जो है वो NLP के ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो कॉन्सेप्ट्स और टेक्निक सीख के आप जो है वो अपनी शख्सियत को बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया कि ये 2 वीक का एक NLP का कोर्स लॉन्च किया जो इस महीने भी हम करने जा रहे हैं। और इसके अब तक हम 26 बैचेस कर चुके हैं, हमारा 27वां बैच है जो होने जा रहा है। तो अगर आप में से कोई बंदा इंटरेस्टेड है, कोई बंदा NLP को ज़्यादा डीप में जाके सीखना चाहता है ताकि उसकी शख्सियत बेहतर हो सके, तो मैं उसकी डिटेल्स शेयर कर सकता हूँ उस प्रोग्राम की, जो अपकमिंग हमारा NLP का प्रोग्राम है। तो क्या आप चाहते हैं, वुड यू लाइक मी टू शेयर द डिटेल्स नाउ? अगर आप चाहते हैं तो मैं आई कैन शेयर द डिटेल्स नाउ, अदरवाइज आई विल स्किप दैट। So if you want to know the details, just let me know in the chat box ताकि मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ। तो फायदा कह रही इंटरेस्टेड, यस 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 श्योर यस, अच्छा ठीक है, ओके। तो लेट मी क्विकली 2 मिनट लेके मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये हमारा 2 वीक का जो ऑनलाइन NLP का प्रोग्राम है, इसका नाम है पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन विद NLP। और जैसे मैंने इसको बताया कि ये जो हमारा 27वां बैच होने वाला है, इसके ऑलरेडी जो है हम 26 बैचेस कर चुके हैं। और ये जो है स्टार्ट हो रहा है 12 तारीख, यानी परसों से, थर्सडे से स्टार्ट हो रहा है और ये 2 वीक चलेगा। इसका स्केड्यूल आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है कि पहले हफ्ते 12, 13, 14 और 15 अगस्त को ये होगा, और अगले हफ्ते नेक्स्ट वीक यानी कि फिर 17, 20, 21, 22 तारीख को ट्यूसडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे जो है ये प्रोग्राम रन किया जाएगा। इसमें टोटल 8 सेशन होंगे। ठीक है, कम से कम 8 सेशन होंगे, कभी बार हम एक आध सेशन और भी कर लेते हैं। और हर सेशन जो है वो 2 घंटे का होगा। रात को जो है हम 8 से लेकर 10 बजे के अराउंड 2 से ढाई घंटे, कभी 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 ज़्यादा, अराउंड 2 घंटे के करीब ये जो है सेशन हो रहा होगा। ठीक है, उन डेट्स जो मैंने आपको ऊपर बताई हैं। और इसमें जो है हम जो है रिकॉर्डिंग भी शेयर कर रहे होते हैं, तो इनकेस इफ़ यू आर बिजी और आप सेशन को नहीं अटेंड करता है किसी वजह से, तो आप रिकॉर्डिंग देख के आसानी से कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है वो स्टार्ट हो रहा है हमारा 12 तारीख यानी परसों से। तो अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है तो उसको ज्वाइन कर सकता है। इसमें आप सीखेंगे क्या क्या? इसमें आप ये सीखेंगे कि बेसिकली किस तरह से आप जान छुड़ा सकते हैं अनवांटेड फीलिंग से, बिहेवियर से, फोबिया से और कंपल्जन से। ठीक है, कोई आपकी नेगेटिव फीलिंग आती है, कोई नेगेटिव हैबिट्स हैं, कोई फोबियाज हैं, तो उनसे किस तरह से जान छुड़ानी है, उसको आप जो है प्रैक्टिकली चीज़ों को सीख रहे होंगे, उस पर अमल कर रहे होंगे। ठीक है, ये तरह से अपने फियर्स पे कैसे काबू पाना है, कॉन्फिडेंस को कैसे बिल्ड करना है, वो आप सीख रहे होंगे। ठीक है, फिर किस तरह से अपने माइंड को कंट्रोल करना है, उसको किस तरह से अपनी मर्जी से चलाना है। ठीक है, तो वो आप उसको उसके ऊपर आप मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट को सीख रहे होंगे, अप्लाई कर रहे होंगे। देन हाउ टू बिकम अ हाईली स्किल्ड एंड मास्टर कम्युनिकेटर। कम्युनिकेशन की कुछ एडवांस टेक्निक्स हैं, कुछ स्ट्रेटजीज हैं जो इन लोगों को आपके साथ शेयर करेंगे इस ट्रेनिंग में। ठीक है, फिर किस तरह से लिमिटिंग बिलीफ्स को एलिमिनेट करना है, आपकी कुछ लिमिटिंग बिलीफ्स हैं, कोई लिमिटिंग आइडियाज हैं अपने दिमाग में, उनको किस तरह से जान छुड़ानी, इस पर इंशाल्लाह हम काम करेंगे। हाउ टू हील योर पास्ट एंड डिजाइन योर फ्यूचर, हाउ टू अचीव योर गोल्स एंड बी मोर सक्सेसफुल, हाउ टू इंप्रूव रिलेशनशिप विद क्लाइंट्स, रिलेटिव्स एंड अदर्स। किस तरह से आप जो है वो बॉन्ड डेवलप कर सकते हैं, रैपो बिल्ड कर सकते हैं अपने क्लाइंट के साथ, रिलेटिव के साथ और दूसरों के साथ, उसमें इंशाल्लाह हम काम करेंगे। उसका बहुत सारी इंटरेस्टिंग टेक्निक्स आप सीख रहे होंगे। देन हाउ टू इंस्टेंटली क्रिएट मोटिवेशन एंड बिकम सेल्फ मोटिवेटेड, कि इंस्टेड ऑफ रिलाइंग ऑन एक्सटर्नल मोटिवेशन, आप किस तरह से अपने आप को जो है वो इंटरनली मोटिवेट कर सकते हैं, जब दिल चाहे, जैसे दिल चाहे, क्विकली। तो वो आप चीज़ें सीख रहे होंगे। हाउ टू हिप्नोटाइज अदर्स एंड इन्फ्लुएंस देम इजीली, किस तरह आप लोगों को, खुद को या लोगों को आसानी से हिप्नोटाइज करके उनको पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, वो भी आप, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। एंड हाउ टू मेक पीपल लाइक एंड ट्रस्ट इंस्टेंटली, किस तरह से लोग आपको पसंद करने लगे, आप पे एतमाद करने लगे आसानी से, उसके भी कुछ हम आपके साथ टेक्निक शेयर करेंगे इंशाल्लाह। एंड हाउ टू इंप्रूव योर पर्सनैलिटी ट्रेट्स एंड डेवलप एम्पावरिंग माइंडसेट, कि किस तरह अपनी पर्सनैलिटी ट्रेट्स को आप इंप्रूव कर सकते हैं वक्त के साथ साथ और एक बेहतर माइंडसेट डेवलप कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है इंशाल्लाह आप जो है वो सीख रहे होंगे। ना इस पे जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे 26 बैचेस हो चुके हैं, अलहमदिल्ला हम सैकड़ों स्टूडेंट्स को जो है वो ट्रेन कर चुके हैं। तो उनमें से चंद एक फीडबैक मैं आपकी नॉलेज के लिए शेयर कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, इसमें अगर आप टॉप लेफ्ट पे देखेंगे तो मोहम्मद अली मली जट है, वो ये कह रहे हैं कि रियली इट वाज अमेजिंग आउटस्टैंडिंग एनएलपी ट्रेनिंग, लिटरली फाउंड सो मेनी चेंजेस इन माई सेल्फ, इन माई कम्युनिकेशन स्किल्स, आई हैव स्टार्टेड थिंकिंग इन अ न्यू वे and a lot of my bad habits will eliminate inshallah thanks to Sarvaji the related transformer। साइकोलॉजिस्ट अमरदीप फरियाज जफर है, वो कह रही है कि इट वाज आउटस्टैंडिंग एनएलपी ट्रेनिंग, नेवर फाउंड सच टाइप ऑफ इंफॉर्मेटिव ट्रेनिंग बिफोर, लिटरली फाउंड सो मेनी चेंजेस इन माई सेल्फ, इन माई कम्युनिकेशन स्किल्स, इन माई थिंकिंग पैटर्न आफ्टर अटेंडिंग दैट ट्रेनिंग। एता रहीम कसीम कह रहे हैं कि आई बिलीव दिस वाज द बेस्ट लर्निंग एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ, एनएलपी ट्रेनिंग सीम्स लाइक अ लाइफ चेंजर फॉर मी। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह के बहुत सारे हमारे पास केस स्टडीज हैं, टेस्टिमोनियल्स हैं लोगों के
एक दो और मैं आपसे डिटेल्स शेयर कर रहा हूँ। यानी फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक ट्रेनिंग में एक पार्टिसिपेंट है, अहमद उनका नाम था। तो उनको जो है वो लत लगी हुई थी स्टिंग पीने की। स्टिंग आप समझते हैं, एनर्जी ड्रिंक जो होती है। तो वो बहुत ज़्यादा पीते थे। तो उनके साथ मैंने ड्यूरिंग द ट्रेनिंग एक प्रोसेस किया जिसे हम कहते हैं लाइक टू डिसलाइक प्रोसेस, जिसमें हम लाइक को डिसलाइक में कन्वर्ट करते हैं। तो जो प्रोसेस मैंने उनके साथ किया उसमें तकरीबन 20-25 मिनट लगे होंगे। तो उसके बाद एक दो दिन बाद उन्होंने अपना फीडबैक शेयर किया, जो आपको नज़र भी आ रहा है स्क्रीन पे। उन्होंने कहा कि आज भी मेडिकल स्टोर गया था, वहाँ स्टिंग की बोतल थी फ्रिज में, एंड मुझे वॉमिट वाली फीलिंग आने लग गई। ठीक है। तो कैन यू इमेजिन कि एक बंदा जिसको स्टिंग की लत लगी हुई है, स्टिंग इतनी पसंद हो कि हर वक्त पीता रहता हो, और उसके अंदर इतनी तब्दीली आ जाए कि अब उसे देख के उल्टी आ रही है, उसे नफरत हो जाए स्टिंग से। तो दिस इज द पावर ऑफ दीज कॉन्सेप्ट, अगर उनको सही से आप अप्लाई कर सकें। इधर एक और खातून है, वो अपना फीडबैक शेयर कर रही है कि आई ऑलवेज स्केर्ड ऑफ यूजिंग एस्केलेटर, बट टुडे आई ट्राइड दिस टेक्निक ऑफ यूजिंग एंकर एंड सक्सेसफुली डिड इट। ठीक है। तो एनएलपी की टेक्निक मैंने इनके साथ शेयर की थी ड्यूरिंग द ट्रेनिंग। तो उनसे क्या हुआ कि जिंदगी भर एस्केलेटर में जाने को अवॉइड करती थी, तो सक्सेसफुली जो है उन्होंने एस्केलेटर में जाना शुरू हो गई, और उनका जो है मसला सॉल्व हो गया। इधर एक और लड़का स्टूडेंट है ओ लेवल का, ये हमारे पास आया था। तो इसके मल्टीपल इश्यूज थे, कॉन्फिडेंस के, प्रोक्रेस्टिनेशन के, और दूसरे इश्यूज थे। तो ये पूरा अपना फीडबैक शेयर कर रहा है कि जब मैंने एनएलपी सीखा, हिप्नोसिस सीखा, तो मेरा जो है वो कॉन्फिडेंस ऊपर हो गया, मैं गोल्स करना शुरू हो गया, फुटबॉल में खेलता था, स्टडीज में मेरा फायदा हुआ, मैं प्रोक्रेस्टिनेशन हैबिट्स को मैं काबू कर पाया काफी हद तक, एंड सो ऑन। तो इस तरह के अलहमदिल्ला फीडबैक हमें मिलते रहते हैं। तो इसमें जो है जैसा आपको बताया कि एनएलपी